अब हम हमारी नेक्स्ट इलस्ट्रेशन देखेंगे, इलस्ट्रेशन 12th। इसमें भी जो इम्पोर्टेंट एंट्रीज है वो हम देखेंगे, बाकी जो सिंपल एंट्रीज है मेरे हिसाब से अब आप इजीली उन्हें कवर कर लोगे। देखिए 12th इलस्ट्रेशन कह रही है हरीश एंड कंपनी की हमें क्या है पोजीशन दे रखी है 1 अप्रैल 2020 की। देखिए क्या है 1 अप्रैल 2020 जब शुरू हुआ तो कैश इन हैंड 10,000 था, कैश एट बैंक 16,800, फर्नीचर 8,000, स्टॉक 50,000। डेटर के अंदर हमारे पास दो डेटर है, राम 8,000 रुपये से, श्याम 12,000 रुपये से। ये तो हमारी एसेट्स हो गई, ठीक है। और इसके बाद में लाइबिलिटी में क्या दिया हुआ है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स में अनिल 4,000 का क्रेडिटर है, सुनील 5,000 का क्रेडिटर है। मैं आपको ओपनिंग एंट्री बता चुका हूँ। ओपनिंग एंट्री में आपने क्या करना है, जो भी आपकी एसेट्स है वो पहले लिख लीजिए। जैसे आपने लिखा कि कैश अकाउंट डेबिट, कैश हो गया आपके पास, कैश एट बैंक हो गया, तो आपने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट 10,000 और 16,800, ये 10,000 रुपये से और ये 16,800 रुपये से। फर्नीचर 8,000, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 8,000। स्टॉक 50,000 का है, स्टॉक अकाउंट डेबिट 50,000। दो डेटर हैं आपके पास, एक तो राम नाम का डेटर है, एक श्याम नाम का डेटर है। राम की अमाउंट है कितनी 8,000 और श्याम की 12,000। राम अकाउंट डेबिट 8,000, श्याम अकाउंट डेबिट 12,000, ठीक है। और 2 में क्या होगा, आपका नाम आ जाएगा क्रेडिटर का अनिल 4,000 और सुनील 5,000। 2 अनिल 4,000 और 2 सुनील 5,000। अब आप जब यहां देखोगे ना तो ये आपको जोड़ दिखेगा ज़्यादा। ये आपकी क्या है, जो एसेट साइड्स है इसका जोड़ आपको दिखेगा ज़्यादा। टोटल जब हम चेक करेंगे तो आप यहाँ पर ये सॉल्यूशन में आप एंट्री देख सकते हो। देखो ये कैश इन हैंड, बैंक, फर्नीचर, स्टॉक, राम श्याम, ये सब डेबिट हो गए। इसमें से 5 और 4 ये लेस हो गया। ये कैपिटल आपका बच गया बैलेंसिंग फिगर से, ठीक है, 95,800। समझ में आ गया ना आपको। ये मैंने आपको पहले बताया था कि भाई अगर लाइबिलिटी साइड, मतलब अगर आपकी क्रेडिट साइड कम पड़ रही है, क्रेडिट साइड के अंदर आपके केवल 9,000 है, वहीं एसेट साइड का जोड़ कहीं ज़्यादा है। क्रेडिट साइड 95,800 कम पड़ रही है, तो 95,800 आपका बैलेंसिंग फिगर से क्या आ गया, ये आपकी कैपिटल आ गई, वो हमने यहाँ पर लिख दी। समझ गए। तो ये आपकी 1 अप्रैल की एंट्री हमने कर ली। 2 अप्रैल को क्या लिखा हुआ है, रिसीव्ड अ चेक फ्रॉम राम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट आफ्टर डिडक्टिंग 5% कैश डिस्काउंट। अब देखो राम से आपने पैसे कितने लेने थे, ये रहा राम, राम से हमें 8,000 रुपये लेने हैं और राम से हमें सारे पैसे मिल गए बस 5% कैश डिस्काउंट काट के। मतलब हमें टोटल कितनी रकम मिली है ये आप देख लीजिए। हमने यहां लिखा कि राम के टोटल 8,000 रुपये हो गए ना, टोटल 8,000, इसमें से लेस कर दो क्या, कैश डिस्काउंट। कितना परसेंट जी, 5% कैश डिस्काउंट लेस कर दो। 8,000 का 5% आएगा 400। मतलब हमें टोटल कितने रुपए रिसीव हुए, हमें 7600 रुपए रिसीव हुए। ये हमें कैश रिसीव हुआ है, ये हमने क्या दे दिया, ये हमने डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। ये हमारा टोटल अमाउंट रिसीवेबल था। रिसीवेबल था 8,000, 400 हमने डिस्काउंट दे दिया, 7600 हमें कैश मिल गया। तो इस एंट्री को बस हमें करना है, हम कर देते हैं। देखो कैश मिला, चेक मिला, क्या लिखा था, रिसीव्ड चेक फ्रॉम राम। एक काम और करते हैं, आगे पढ़ते हैं कि ये चेक हमने बैंक में जमा करवाया है या नहीं करवाया। हमें अगले ही तारीख में 4 तारीख को दिखा डिपॉजिट द अबोव चेक इनटू बैंक। हमने ऊपर वाला चेक 4 तारीख को जमा करवाया है, मतलब 2 तारीख को तो हमारे पास चेक आया था और चेक हमने हमारे गले में रख दिया, हमारे लॉकर में रख दिया, हमारी सेफ में रख दिया, तिजोरी में रख दिया। अब वो चेक हमने क्या है 2 दिन बाद बैंक में जमा करवाया, तो यहां हमें कैश की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें लिखना पड़ेगा चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। एंट्री क्या होगी, चेक इन हैंड अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का चेक मिला आपको, आपको 7600 रुपए का चेक मिला है। देखो चेक इन हैंड क्या है आपके लिए, एक रियल अकाउंट है, एक एसेट है ना, कि भी चेक एक एसेट ही है, भी कुछ इससे पैसे मिलने हैं आपको, तो आपके पास एक एसेट आई है, डेबिट व्हाट कम्स इन।
आपने डेबिट वेट कम्स इन का रूल लगा दिया, रियल अकाउंट का रूल लगा दिया 7600 रुपए, और क्रेडिट द गिवर कौन है, राम है। ये पूरे 8000 रुपए से आएगा, बिकॉज 8000 से हमारी एसेट थी। अब हमने उसका अकाउंट फुल सेटल कर दिया है, एसेट डेबिट थी, आज हमें उसे खत्म करना है, हमने उसे क्रेडिट कर दिया, या क्रेडिट द गिवर भी आप समझ सकते हो। और डिस्काउंट कितना दिया हमने, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 400 रुपए, 400 रुपए का हमने राम को डिस्काउंट दे दिया, 7600 रुपए हमें उसे कैश मिल गए, कुल मिला के 8000 से राम क्या है, क्रेडिट हो गया। ये आपकी 2 तारीख की एंट्री हो गई, ठीक है। फिर 4 तारीख को तुमने क्या किया, अभी अभी हमने पढ़ा, डिपॉजिट द अबो चेक इनटू बैंक। 4 तारीख को यही चेक जो तुमने डेबिट वट कम्स इन का रूल लगाया था ना, आपने इसे रियल अकाउंट माना था, आपने कहा कि एसेट आई है हमारे पास, हमारे गले में पड़ी है, हमारी तिजोरी में पड़ी है, हमने डेबिट वेट कम्स इन का रूल लगाया है। अब उसी तिजोरी से आपने वो पैसे, वो चेक वापस निकाला और बैंक में जाके दे आए, तो चेक तो चला गया ना, अब वही क्रेडिट वेट गोज आउट का रूल लग जाएगा। चेक इन हैंड कितने रुपए से आएगा, 7600 रुपए से, और रिसीव किसने कर लिए, रिसीव बैंक ने कर लिए, तो बैंक अकाउंट डेबिट क्या हो जाएगा, 7600 रुपए हो जाएगा। समझ गए, आपकी तिजोरी से चेक चला गया, चेक एक रियल अकाउंट था, क्रेडिट वट गोज आउट, और बैंक ने रिसीव कर लिया। बैंक एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, हमने पहले भी कई बार डिस्कस किया है, तो हमने डेबिट द रिसीवर का रूल लगा दिया। ये डेबिट द रिसीवर, बैंक अकाउंट डेबिट 7600, और चेक इन हैंड हमारा क्रेडिट हो गया, चला गया, क्रेडिट वट गोज आउट, ठीक है जी। इसके बाद में 5 तारीख की एंट्री क्या है, गुड्स परचेज्ड 20,000, 20,000 का हमने माल खरीदा है, 10% ट्रेड डिस्काउंट है, 5% कैश डिस्काउंट है, और पेमेंट हमने हाथों हाथ बाय चेक से कर दी। ये एंट्री मेरे हिसाब से आप कर लोगे, चलो फिर भी करवा देता हूं। देखो सबसे पहले क्या लिखा, गुड्स कितने का परचेज किया हमने, जो उसका लिस्ट प्राइस है, लिस्ट प्राइस 20,000 रुपए है, लिस्ट प्राइस 20,000 रुपए है, माइनस क्या करोगे, माइनस आप ट्रेड डिस्काउंट करोगे, कितना 10%, 10% का आप इसका कर लो 2,000। इसका मतलब आपने वो गुड्स तो 18,000 के ही परचेज करे हैं, और आपने पेमेंट हाथों हाथ कर दी, इसलिए आपको 5% कैश डिस्काउंट भी मिल गया। 18,000 का 5% 900 रुपये होगा, तो आपको ये गुड्स कितने में मिल गए, 17,100। आपने जो चेक से पेमेंट की है, जो आपने चेक से पेमेंट की वो 17,100 की है। माल कितने का था, माल 18,000 का था, डिस्काउंट कितना रिसीव हो गया, 9,000। तो ये परचेज की एंट्री है जी। परचेज की एंट्री में हम परचेज अकाउंट डेबिट कितना लिखने वाले हैं, 17,100 लिखूं या 18,000 लिखूं, पूरा 18,000 लिखेंगे। और हमने चेक से पेमेंट की, मतलब पैसे कहां से गए, हमारे बैंक से चले गए 17,100, और कैश डिस्काउंट हमें रिसीव हो गया, डिस्काउंट रिसीव अकाउंट भी आप लिख सकते हो, 900 रुपए का डिस्काउंट रिसीव अकाउंट हो गया। ये एंट्री हो जाएगी क्योंकि हमने हाथों हाथ ही पेमेंट कर दी, ठीक है। देखो आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर जब हमारे पास चेक आता है तो हम देखते हैं कि चेक सेम डे बैंक जमा करवाया है या बाद में बैंक में जमा करवाया है। अगर बाद में करवाया होता है तो आप चेक इन हैंड अकाउंट करवाते हो, यहाँ पर तो हम पेमेंट कर रहे हैं तो हमने हमारा चेक काट के दिया है, हमारे चेकबुक से चेक गया है, तो आप हाथों हाथ ही टू बैंक क्यों करवा रहे हो, क्योंकि हम ये अज्यूम करें कि हमने तो चेक काट के दे दिया, हम अज्यूम करें कि सामने वाला बंदा उसी दिन बैंक में अपने लगा लेगा। देखो हमारे पास जब चेक आता है तो हमारी बुक्स तो हमें बता देगी कि हमने चेक सेम डे लगाया नहीं लगाया। अब हमने चेक उसको दे दिया, हमें कब पता चलेगा कि चेक उसने लगाया नहीं लगाया, हमारे पास तो कोई नॉलेज नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हाथों हाथ ही उसने चेक हमारे अपने बैंक में लगा लिया होगा, हमारे बैंक से चेक, हमारे बैंक से पैसा निकल के उसके अकाउंट में चला गया होगा, तो इसीलिए हमने टू बैंक साथ के साथ कर लिया। समझ गए, तो परचेज अकाउंट डेबिट, टू बैंक, टू कैश डिस्काउंट, ये हमारी एंट्री हो गई। इसके बाद में 6 तारीख की एंट्री, रिसीव्ड चेक फ्रॉम शाम ₹3860, 3860 रुपए का चेक मिला है शाम से, डिस्काउंट हमने उसको दिया है 140 का, और वो चेक क्या है, सेम डे ही बैंक जमा करवा दिया। शाम से देखो 3860 का चेक मिला है और 140 का हमने उसे डिस्काउंट दिया है। अब यहां पर जब आप देखोगे तो शाम से रुपए कितने लेने थे, 12,000, शाम से रुपए लेने थे 12,000, लेकिन एंट्री में तो 3860 का ही चेक मिला और कह रहा है 140 का डिस्काउंट दिया है। मतलब जो इसने हमें कहा कि बैंक में पेमेंट रिसीव होगी ना, क्योंकि साथ के साथ हमने चेक बैंक में जमा करवा दिया, और डिस्काउंट कितना दिया हमने, 140 का, तो ये तो 4,000 रुपए ही हुए,
क्या 4,000 रुपए के अंदर इसका अकाउंट सेटल हो गया? लिखा कहाँ है कि अकाउंट सेटल कर दिया? तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। 12,000 में से 4,000 का हिसाब हुआ है, फुल सेटलमेंट लिखा नहीं हुआ। वही राम के केस में यहां पर फुल सेटलमेंट वर्ड लिखा हुआ था। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, टोटल राम का जितना था वो सारा सेटल कर दो। यहां पर हमें इसने साफ साफ बताया कि 4,000 का हिसाब बता रहे हैं हम तुम्हें, 3860 तो तुम्हें दे दिए और 140 तुमने उसे डिस्काउंट दे दिया। 12 में से 4,000 खत्म कर दो शाम के, कोई दिक्कत नहीं है। लो जी अभी कर देते हैं। हमें चेक मिला है 3860 का और हमने साथ के साथ बैंक में जमा करवा दिया। तो बैंक अकाउंट डेबिट में मैं कितने रुपए लिख रहा हूं? 3860 रुपए लिख रहा हूं, समझ गए। और डिस्काउंट कितना दिया मैंने? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 140। टू शाम में 12,000 आ ही नहीं सकता, पूरा अकाउंट सेटल थोड़ी किया हमने, हमने केवल 4,000 का ही अकाउंट सेटल किया। तो क्रेडिट द गिवर में 4,000 रुपए आएंगे। 4,000 रुपए उसने हमें दे दिए, हम ये मान लेंगे बिकॉज 3860 रुपए रियल में आ गए हैं और 140 हमने उसे डिस्काउंट दे दिया है। शाम क्रेडिट हो गया 4,000 रुपए से। बताइए कोई भी प्रॉब्लम? अभी भी हमने उसे क्या है 8,000 रुपए लेने हैं। ओके, इसके बाद में क्या है? कैश पेड टू अनिल आफ्टर डिडक्टिंग 2% कैश डिस्काउंट। हमने अनिल को कैश पेमेंट की है 2% कैश डिस्काउंट काट के। कितनी करनी थी अनिल को पेमेंट? हमें पेमेंट किसे करनी होती है? जो हमसे पैसे मांग रहा है, मतलब जो हमारा क्रेडिटर है। तो क्या अनिल हमारा क्रेडिटर था? बिल्कुल था क्रेडिटर। ये देखो क्रेडिटर्स के अंदर हमने अनिल 4,000 रुपए से हमारा क्रेडिट है और हमने हमारी एंट्री के अंदर देखो, अगर आपको याद हो तो टू अनिल, अनिल लाइबिलिटी मानते हो, हमने उसे क्रेडिट भी किया था। एसेट सारी डेबिट की थी और लाइबिलिटी हमने क्रेडिट की थी, याद है ना। तो अनिल 4,000 रुपए देने हैं और अब कह रहा है अनिल को 4,000 रुपए दे दो लेकिन 2% कैश डिस्काउंट मिल जाएगा, तुम्हें 2% काट के देना। तो कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। टोटल कितना देना है हमें? टोटल पेबल टू अनिल 4,000। हमें डिस्काउंट रिसीव होगा ना, बिकॉज जब हमें पेमेंट करनी है तो हमें डिस्काउंट रिसीव होगा और वो 2% ही कह रहा है। 2% 80 रुपए हो गया, तो आपको 3920 रुपए आप क्या है कैश पेमेंट कर दो। किसको पेमेंट किया आपने? अनिल को की है। डेबिट द रिसीवर। अनिल अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट हो जाएगा, पूरे 4,000 रुपए से होगा। वहीं तुम्हारे हाथ से कैश कितना गया है? कैश 3920 गया है। 80 रुपए आपको क्या हो गया? डिस्काउंट रिसीव हो गया। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। क्या रूल लग जाएगा? क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का रूल लग जाएगा। ये नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट ये रियल अकाउंट है और ये डेबिट द रिसीवर पर्सनल अकाउंट है। समझ गए? लो जी 15 तारीख की एंट्री भी इंपॉर्टेंट ही है, देखते हैं। ओल्ड फर्नीचर सोल्ड ₹800। आपने पुराना फर्नीचर बेच दिया 800 रुपए का। क्या आपने माल बेचा है? क्या माल तो नहीं बेचा ना, आपने फर्नीचर बेचा है। अगर फर्नीचर बेचा है तो फर्नीचर की एंट्री करिए। देखो अगर माल बेचते हो तो सेल वर्ड आता है, मैंने आपको बार बार बताया है ना। अगर माल खरीदोगे तो परचेज अकाउंट वर्ड यूज करोगे, माल बेचोगे तो सेल अकाउंट वर्ड यूज करोगे। माल के अलावा अगर कोई आप अपनी फिक्स्ड एसेट वगैरह खरीदोगे या बेचोगे तो परचेज अकाउंट सेल अकाउंट कभी यूज नहीं होगा, उस एसेट का वर्ड यूज होगा। तो आपके पास कैश आ गया ना, भले ही आपने फर्नीचर बेचा बट उसके बदले एक दूसरी एसेट कैश नाम की एसेट आपके पास आ गई। कैश एक रियल अकाउंट है, डेबिट व्हाट कम्स इन का रूल लगा दिया। वही फर्नीचर बेचा है आपने, फर्नीचर एक फिक्स्ड एसेट है, वो भी तो रियल अकाउंट है। फर्नीचर आपका चला गया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो टू फर्नीचर के अंदर 800 रुपए आ जाएगा। समझ गए? कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये सिंपल एंट्री हो जाएगी। ओके, इसके बाद में सोल्ड गुड्स टू शिव प्रसाद, लिस्ट प्राइस 10,000, ट्रेड डिस्काउंट 15%। ये एंट्री आप खुद कर लीजिएगा। ये एंट्री, इस तरह की एंट्री हम पहले कर चुके हैं ना काफी सारी। आपने शिव प्रसाद को माल बेचा है 15% ट्रेड डिस्काउंट पे, कुछ कहा नहीं है कि नगद बेचा है या उधार बेचा है, तो हम उधार बेचा हुआ मान लेंगे। 10,000 में से 15% 1500 घटा के 8500 रुपए का माल आपने सेल कर दिया। आप चाहो तो सोल्यूशन में ये एंट्री 16 तारीख की आप एंट्री देख भी सकते हो। शिव प्रसाद अकाउंट डेबिट टू सेल 8500 रुपए आपने क्या है माल सेल कर दिया। और फिर हुआ क्या? 16 तारीख के बाद में
18 तारीख को शिव प्रसाद ने रिटर्न कर दिए गुड्स, लिस्ट प्राइस 1000। देखो भाई, अगर लिस्ट प्राइस 1000 है तो हम एंट्री लिस्ट प्राइस पे तो नहीं करते ना, ट्रेड डिस्काउंट काट के करते हैं। तो 15% ट्रेड डिस्काउंट काट के ये एंट्री कितने की होगी? 850 की। ये सेल रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। पहले आपने शिव प्रसाद को माल बेचा, सेल थी, अब सेल रिटर्न 850 सेल रिटर्न की एंट्री हो जाएगी। आप चाहो तो आप देख भी सकते हो, एंट्री कर रखी है सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट टू शिव प्रसाद 850। ठीक है, सेल हमारी क्या थी? इनकम थी। क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का रूल लगाया, वही सेल कम हो गई, वो मैं माल वापस दे गया। हमने कहा इनकम कम करो भी, खर्चा मान लो। खर्चे का नाम क्या है? सेल रिटर्न। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस का रूल लगा दिया। ठीक है, 8500 रुपये माल वापस आ गया। जब माल बेचा था हमने, शिव प्रसाद को माल बेचा, शिव प्रसाद रिसीवर था माल का, डेबिट द रिसीवर। अब वही हमें माल वापस कर रहा है, वो गिवर हो गया, इसीलिए टू शिव प्रसाद क्या हो गया? क्रेडिट हो गया, क्रेडिट द गिवर। पर्सनल अकाउंट का रूल लगा दिया। समझ गए? तो ये सिंपल एंट्रीज है, ये आपने देखनी है। फर्नीचर रिपेयर करवाई है, उसकी पेमेंट की है बहादुर सिंह को 100 रुपये। देखो ध्यान से समझना भाई, थोड़ा सा समझने वाली चीज है। आपने फर्नीचर रिपेयर करवाया, उसका खर्चा है 100 रुपये और उस मिस्त्री का नाम है बहादुर सिंह। ठीक है, आपने बहादुर सिंह को बुलाया, उसे कहा फर्नीचर रिपेयर कर दे, उसने रिपेयर कर दिया, आपने जेब से 100 रुपये निकाले और उसे दे दिए, वो चला गया। अब इस एंट्री में इतना तो सिंपल है कि हमारा क्रेडिट वट गोज आउट, कैश अकाउंट 100 रुपये चला गया। डेबिट क्या करूं? डेबिट रिपेयर अकाउंट डेबिट करूं या बहादुर सिंह डेबिट करूं? एक ख्याल मन में यह भी आता है कि रिसीवर तो बहादुर सिंह है, उसे डेबिट कर दो। नहीं, देखो जब एक खर्चा हुआ है और तो खर्चे का तो अकाउंट डेबिट होगा ही होगा ना, रिपेयर अकाउंट तो डेबिट होगा ही होगा 100 रुपये। अगर हमने ये पेमेंट उसे ना करी होती तो भी हम रिपेयर अकाउंट डेबिट करते 100 रुपये टू बहादुर सिंह करते हुए, बहादुर सिंह ने हमें सर्विस दी है उधार। ठीक है, और फिर कल को जब बहादुर सिंह को हम पेमेंट कर देते तब करते बहादुर सिंह टू कैश। समझ में आ गया ना? पर ये तो हमने, देखो आपको मैं थोड़ा सा यहाँ समझा ही देता हूँ आराम से। पहले एज्यूम करो कि आपने उधार अगर रिपेयर करवाई होती तब आपकी एंट्री होती रिपेयर अकाउंट डेबिट 100 टू बहादुर। ये एंट्री क्यों होती? क्योंकि आपने का खर्चा हो गया जी, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस, पेमेंट करी नहीं है, उधारी सर्विस किसने दी? हमें बहादुर सिंह ने। तो क्रेडिट द गिवर का रूल लगा दिया 100 रुपये भी, ये सर्विस का गिवर है, इसने हमें सर्विस दी है उधार, इसलिए हमने इसका नाम लिख दिया। फिर मान लो जब हम इसको पेमेंट करते तब एंट्री क्या होती? बहादुर सिंह अकाउंट डेबिट 100 टू कैश। ऐसा क्यों करते हम कहते बहादुर ने पैसे रिसीव कर लिए हमसे, डेबिट द रिसीवर, और कैश हमारा चला गया। देखो ध्यान से देखो, बहादुर क्रेडिट बहादुर डेबिट। अल्टीमेटली जब हिसाब हो जाता है तो एंट्री क्या होगी? रिपेयर टू कैश। अब हमारी इस एंट्री में हमने हाथों हाथ इसे पेमेंट कर दी, तो हमने हाथों हाथ ही रिपेयर टू कैश कर दिया। समझ गए? उधार होती तो पहले रिपेयर अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर उसका नाम आता, फिर जब उसको पेमेंट करते क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक होता है। अब यहां पर ऐसा तो कुछ है नहीं, तो हाथों हाथ ही आप सीधा टू कैश कर दो, नाम डालने की जरूरत नहीं है। सिंपल भाषा में भी आप समझ सकते हो कि जब किसी का हिसाब हो ही गया तो उसका खाता क्यों खोलना? उसका खाता नहीं खुलेगा जब साथ पेमेंट कर दी हमने। ठीक है जी, लो जी। इसके बाद में है रिसीव्ड ए चेक फ्रॉम शिव प्रसाद आफ्टर डिडक्टिंग 4% कैश डिस्काउंट, चेक वाज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। शिव प्रसाद से आपको पेमेंट जो थी वो सारी मिल गई है, लेकिन 4% कैश डिस्काउंट काट के, अगर आपको ध्यान हो, अगर आपको याद हो, 16 तारीख को आपने उसे माल बेचा था, 10,000 में से 15% ट्रेड डिस्काउंट काट के आपने उसे 8500 रुपये का माल बेचा था, और उसके बाद 18 तारीख को वो आपको 850 रुपये का माल वापस दे गया। 8500 में से 850 रुपये चले गए, बाकी रुपए आपने उससे लेने थे और उसने बाकी रुपए आपको दे दिए, लेकिन 4% कैश डिस्काउंट काट के चेक दिया था और चेक आपने हाथों हाथ बैंक में जमा करवा दिया। तो ये 25 तारीख की एंट्री आप खुद करोगे, बाकी सॉल्यूशन में तो आपको ये एंट्री मिल ही जाएगी। आप कैलकुलेशन आप प्लीज खुद कर लीजिएगा, ठीक है ना। देखो बैंक अकाउंट डेबिट ये 7344 आएगा, डिस्काउंट अलाउड, और टू शिव प्रसाद को 7650। कैसे बनाइए? 8500 माइनस 850 करके, ठीक है जी। ये आपने खुद करना, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। इसके बाद में देखिए नेक्स्ट एंट्री, नेक्स्ट एंट्री है बैंक चार्जेस 50 रुपए बैंक चार्जेस के लग गए। तो ये तो सिंपल एंट्री आप कर ही लोगे कि भाई मैंने आपको बताया था ना, बैंक जब चार्ज काटता है पैसे कहां से निकालता है? आपके बैंक से निकालता है।
क्रेडिट द गिवर, आपके बैंक ने पैसे दे दिए, खर्चा हो गया, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, खर्चे का नाम क्या है, बैंक चार्जेस अकाउंट डेबिट 50 रुपए, समझ गए। फिर रिसीव्ड कमीशन 200 रुपए कमीशन मिला है, कुछ नहीं कहा तो हम क्या मानेंगे कि कैश मिला होगा, तो एंट्री क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट डेबिट टू कमीशन रिसीव 200, यही होगी ना, कैश मिला डेबिट बट कम्स इन, किस चीज का पैसा मिला, इनकम हो गई, इनकम का नाम क्या है, कमीशन रिसीव्ड, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का रूल लग गया। ओके, ये हमारी 12th इलस्ट्रेशन थी। इसके बाद में 13th इलस्ट्रेशन देखते हैं। हाँ, 13th इलस्ट्रेशन देखने से पहले कंसेप्ट रिवाइज करवा देता हूँ आपको। वो कंसेप्ट था कैपिटल एक्सपेंडिचर का, आपको याद है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें मैंने वो क्या बताया था कि अगर आप कोई भी फिक्स्ड एसेट परचेज करोगे या उसे लाने का खर्चा, मतलब कैरिज ऑन फिक्स्ड एसेट परचेज, गाड़ी भाड़े को है ना हम कैरिज भी कह देते हैं, फ्रेट भी कह देते हैं। तो अगर कोई फिक्स्ड एसेट आपने परचेज की तो लाते टाइम उसका भाड़ा दिया या उसे लगाने का खर्चा, इंस्टॉलेशन एक्सपेंस ऑन फिक्स्ड एसेट, ठीक है, या कोई फिक्स्ड एसेट बनाने का खर्चा, कंस्ट्रक्शन ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये सारे उस एसेट अकाउंट में ही जुड़ते हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, पहले एग्जाम्पल दूंगा उसके बाद में हमारी वो इलस्ट्रेशन हो ही जाएगी। मान लो आपने एक मशीनरी परचेज करी, मशीनरी जो परचेज, या क्वेश्चन ही करवा दूं, इलस्ट्रेशन ही करवा देता हूं आपको। आप ये पहली एंट्री तो आप खुद कर लीजिएगा, 10th देखो, देखो मशीनरी परचेज किया आपने 50,000 रुपए की। सेकेंड एंट्री में क्या करें, मशीनरी परचेज कैश 50,000 की मशीनरी खरीदी नगद और 500 रुपए उसके कैरिज के दे दिए, ठीक है, कैरिज मतलब भाड़ा, गाड़ी भाड़ा, कैरिज के 500 रुपए दे दिए। आपके पास जब फैक्ट्री में मशीन आ गई तो कितने की पड़ी, 50,500 की पड़ी। आप एंट्री करोगे मशीनरी अकाउंट डेबिट 50,500 और टू कैश, इसको भी कैश दिया हमने, इसको भी कैश दिया, टू कैश 50,500। अब इसी में मैं थोड़ा सा और आपको समझा देता हूं। अज्यूम करो कि मशीनरी जो आपने अज्यूम करो कि आपने जो मशीनरी परचेज की 50,000 की, और इसकी जो पेमेंट करी है ना आपने वो बैंक से करी है, मतलब चेक दिया है, और कैरिज लग गया, आपका भाड़ा लग गया लाने का 1,000 रुपया। इसकी जो आपने पेमेंट करी है वो पेमेंट करी है आपने कैश, और इरेक्शन के एक्सपेंसेस, इरेक्शन या इंस्टॉलेशन एक ही बात है। एक इंजीनियर को बुलाया, उसको बोला कि मशीनरी इंस्टॉल कर दे भी, उसने इंस्टॉल की, उसने उसके 500 रुपए ले लिए, कुल आपके लग गए 51,500। अब आपसे कोई पूछे कि जी आपको ये मशीनरी कितने की पड़ी, आप क्या बोलोगे, जी 51,500 की हमें मशीन पड़ गई। कितने की पड़ गई, 51,500 की। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीनरी अकाउंट डेबिट पूरा इकट्ठा ही आएगा 51,500। क्या आपने कैश पेमेंट करी है, नहीं, 50,000 तो हमने बैंक से पेमेंट करी है, चेक दिया था, तो टू बैंक में तो 50,000 रुपए आ जाएगा, और वहीं ये दोनों पेमेंट हमने कैसे करी है, कैश करी है 1,500 रुपए की, तो टू कैश के अंदर 1,500 रुपए आ जाएगा। समझ गए, कोई प्रॉब्लम, ठीक है। तो ये एंट्री थी। अब इसके अंदर एक चीज और समझाता हूं। मान लो आप एक सेकंड हैंड मशीनरी लेकर आए,
30,000 की, और मशीनरी लाते लाते ही रिपेयर करवा दी। सेकेंड हैंड मशीन लेकर आए थे, उसकी हालत थोड़ी खस्ता थी, और लाते ही उसके ऊपर 2,000 रुपए की रिपेयर करा के उसे बढ़िया मशीनरी बना दिया। तो अब आपसे कोई पूछे कि मशीनरी कितने की है, आप बोलोगे 30,000 और रिपेयर अकाउंट खर्चा अलग से 2,000। ऐसा नहीं कहना है, आपने कहना कि हमें तो मशीनरी 32,000 की पड़ी, सेकंड हैंड होगी, लेकिन आपके लिए तो नई है ना, आप तो अपने बिजनेस में नई लेकर आए हो एक तरह से। तो आपने अपना मशीनरी अकाउंट जो डेबिट करना है, कुछ लोग क्या करेंगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट करेंगे 30,000 रुपए से, ठीक है, और खर्चा अलग से डेबिट करेंगे, रिपेयर अकाउंट डेबिट 2,000। ऐसा करना गलत है। अगर आप लाते लाते ही अगर एक्सपेंस करते हो तो 30,000 की जगह यहां सीधा 32,000 ही आएगा, रिपेयर अलग से खर्चा नहीं आएगा। और टू कैश हम एज्यूम करते, कैश पेमेंट कर दी हमने, तो 32,000 सीधा आ जाएगा। समझ गए? वहीं एक चीज और कि मान लो 1 अप्रैल को आपने मशीनरी परचेज करी 30,000 की, और उसके बाद में 5 मई को, सपोज को लगभग महीने बाद, हमने उस मशीन की रिपेयर करवाई 2,000 रुपए की। अब मशीनरी अकाउंट में नहीं जुड़ेगा। अब 1 अप्रैल को जो एंट्री होगी वो एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अलग। 1 अप्रैल को एंट्री होगी मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, वो 30,000 की एंट्री अलग होगी। और अब तो मशीनरी ला चुके हैं, अब उसके बाद कोई अगर खर्चा लगेगा वो तो हमारा सिंपल एक्सपेंस मानेंगे और फिर वो रिपेयर अकाउंट में जाए। ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंस हो गया। अब ये हमारा रिवेन्यू एक्सपेंस है, समझ गए ना? कैपिटल एक्सपेंडिचर तो खरीदना, खरीदते ही लाना लगाना, खरीदते ही जो खर्चा होगा वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो ही एसेट के अकाउंट में जुड़ेगा, अदरवाइज वो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है। समझ गए? अच्छा, जो लाने का खर्चा है वो फिक्स्ड एसेट है तो ही उसमें जुड़ेगा। मान लो आपने गुड्स परचेज किए हैं 1 लाख रुपए के, और गुड्स जो परचेज किए हैं उन्हें लाने का फ्रेट लग गया, कैरिज लग गया मान लो 2,000 रुपए। अगर आपको ये एंट्री करनी है तो आप कहीं वो सेम रूल लगा दो, आप बोल तो गुड्स जब परचेज करते हैं तब तो परचेज अकाउंट लिखते हैं सर, और लाने का जो भी खर्चा लगा उसके अंदर ही जोड़ेंगे, हम इसको 1,02,000 करेंगे। ये ख्याल आना दिमाग में गलत है, क्योंकि मैंने आपको बताया है फिक्स्ड एसेट परचेज करोगे तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, और फिक्स्ड एसेट को लाने लगाने खर्चे जुड़ेंगे, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर के नहीं जुड़ेंगे। इसमें तो परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख ही आएगा, और वो अलग से खर्चा डेबिट होगा फ्रेट अकाउंट डेबिट 2,000, और टू कैश या बैंक जो भी है आपका वो कर दीजिएगा 1,02,000। समझ गए? ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, और ये भी एक नॉमिनल अकाउंट है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस का रूल लगाया है हमने। वहीं जो हमने पहले एंट्रीज करी है उसके अंदर हम क्या है, मशीनरी अकाउंट नॉमिनल अकाउंट नहीं होता, ये अकाउंट होता है कौन सा हमारा, रियल अकाउंट, फिक्स्ड एसेट का अकाउंट है ना, तो ये फर्क है, ध्यान रखना। ठीक है जी, तो अब हमारी ये एंट्रीज फटाफट हो जाएगी। परचेज गुड्स फॉर कैश 10,000, स्पेंट 200 फॉर कैरिज। आप समझ गए ना इसके अंदर? तो इसके अंदर क्या होगा, परचेज अकाउंट डेबिट पूरा 10,000, और फ्रेट या कैरिज अकाउंट डेबिट 200, और टू कैश पूरा आपका 10,200 हो जाएगा। समझ गए? कोई प्रॉब्लम? इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है ये आप खुद करिएगा। मशीनरी परचेज किए 50,000 की, 500 रुपए कैरिज के दिए, बता चुका हूं मैं आपको। मशीनरी अकाउंट के अंदर ही 50,500 आ जाएगा ना, सिंपल एंट्री। इसके बाद अगली एंट्री और देखो, पेड 20,000 सीमेंट के दिए, 10,000 टिम्बर लकड़ी के दिए, 5,000 मजदूरी के दिए। किस लिए दिए? कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग आपकी फिक्स्ड एसेट है या नहीं है ना? फिक्स्ड एसेट को खरीदना, लाना, लगाना या कंस्ट्रक्शन करना, ये बताया था मैंने आपको, कंस्ट्रक्शन करना, बनाना, ये सब चीजें बताई है मैंने आपको कि फिक्स्ड एसेट को चाहे परचेज करो, चाहे आप उसको कैरिज दो उसका, चाहे कोई इंस्टॉलेशन एक्सपेंस दो या फिर कंस्ट्रक्शन करो। आपने एक बिल्डिंग खुद कंस्ट्रक्ट करी है, कंस्ट्रक्ट करी तो सीमेंट का खर्चा लग गया,
लकड़ी का खर्चा लग गया, मजदूरी लग गई, तो अलग अलग खर्चा डेबिट नहीं करना, सारा ही बिल्डिंग अकाउंट में जाएगा, फिक्स्ड एसेट के अकाउंट में ही जाएगा। तो कितना हो गया भाई, 20,000 प्लस 10, 30,000 प्लस 5, 35,000 की आप सिंपल एंट्री करोगे। क्या एंट्री करोगे आप? एंट्री करोगे बिल्डिंग अकाउंट डेबिट कितने रुपए, 35,000 टू कैश, कुछ नहीं का तो कैश दिया होगा 35,000, ये एंट्री होगी। समझ में आ गया? फिर क्या देखो ध्यान से, परचेज एन ओल्ड मशीनरी 20,000, स्पेंट 2500 ऑन इट्स इमीडिएट रिपेयर। अभी मैंने आपको एंट्री बताई थी ना, सेकंड हैंड मशीनरी खरीदी इस बारी 25,000 की और 2500 हाथों हाथ रिपेयर करवा दी। अगर हाथों हाथ रिपेयर करवा दी तो साथ के साथ फिक्स्ड एसेट अकाउंट में जुड़ेगा। 20,000 प्लस 2500, 22,500 की सिंपल एंट्री कर दीजिए। ये देखो मशीनरी अकाउंट डेबिट कितना, 22,500, टू कैश कितना, 22,500। समझ गए? और लास्ट एंट्री देखो, लास्ट एंट्री में क्या कह रहा है, पेड ₹500 टू रिपेयर सम अदर मशीनरी। 20 तारीख को कोई और मशीनरी की रिपेयर करवाई है, कोई पुरानी मशीन पड़ी है हमारे पास, हम खरीद कर नहीं लेके आए, पुरानी पड़ी है कोई, और अब उसके हमने रिपेयर करवाई है, 500 रुपए लग गए। ये तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है ना, मशीनरी खरीदते ही लगाना लाना वो खर्चे जुड़ते हैं। अभी तो नहीं खरीदी, पुरानी खरीदी हुई है, तो रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, तो एक्सपेंडिचर का नाम डेबिट होगा, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेस रिपेयर अकाउंट डेबिट कितने, 500 रुपए, और टू कैश पूरा 500 रुपए आ जाएगा। ठीक है, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश, ये एंट्री हो जाएगी आपकी। बताओ कोई समस्या? तो ये मैंने आपको 13th भी करवा दिया। अब इसके बाद में 14th इलस्ट्रेशन सिंपल सिंपल ही है, फिर भी एंट्रीज पढ़ देता हूं, करिएगा खुद इस बारी आप। अरुण गोविल एंड कंपनी पेड इनटू बैंक एज कैपिटल 6 लाख रुपए। 6 लाख रुपए इन्होंने क्या बैंक में जमा कराया है। बैंक अकाउंट डेबिट कितना आ जाएगा, 6 लाख, और टू कैपिटल। ठीक है, 6 लाख रुपए बैंक में जमा करवाया, किसका, कैपिटल के नाम का जमा करवाया है, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कैश लगाओ तो कैश टू कैपिटल। अच्छा, परचेज गुड्स फ्रॉम मुकेश, लिस्ट प्राइस 2 लाख, 10% ट्रेड डिस्काउंट। आप परचेज अकाउंट डेबिट टू मुकेश की एंट्री सिंपल कर लीजिएगा, ट्रेड डिस्काउंट काट के। 1/4 माल मुकेश को हमने वापस कर दिया, क्योंकि माल स्पेसिफिकेशंस के हिसाब से नहीं था, मतलब आपको सही नहीं लगा, आपने रिटर्न कर दिया, परचेज रिटर्न की एंट्री हो जाएगी 1/4 की। कर लोगे ना? 2 लाख में से 10% घटा के 20,000 घटा के 1,80,000 का ये परचेज हो गया। 3 तारीख को परचेज कितने की हो गई, 1,80,000 की, और यहाँ पर इसका 1/4 45,000 रुपये का माल आपने वापस कर दिया। ठीक है, बाकी जो बच गया वो आपको पेमेंट करनी है। 1,80 में से 45 गया, 1,35,000 बचेगा मेरे हिसाब से। 1,35,000 की आपने यहाँ पे उसको चेक इशू कर दिया। ठीक है, 2% कैश डिस्काउंट काट कर। ये एंट्री आप खुद करोगे भाई, बाकी सोल्यूशन नीचे दिया हुआ है, आप सोल्यूशन भी देख सकते हो, अदरवाइज वैसे हमने को प्रैक्टिस करवा दी इस एंट्री की। अच्छा, फिर क्या लिखा है, विड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से पैसे निकाले 2.5 लाख रुपए, बैंक से निकाले ऑफिस यूज के लिए, और 10,000 निकाले पर्सनल यूज के लिए। आपके बैंक से पैसा निकला, ठीक है, और इसने आपको साफ साफ कहा कि ऑफिस यूज के लिए तो पैसा निकला है 2.5 लाख, और पर्सनल निकला है 10,000, टोटल कितना निकल गया, 2,60,000। अब ध्यान से देखो एंट्री क्या करोगे, पहले टू बैंक समझो, क्रेडिट द गिवर, बैंक ने टोटल 2,60,000 रुपए दिए हैं, ये हमें पता है। 2,60,000 में से 2.5 लाख तो निकालकर ऑफिस में ले आए। आप अकाउंट्स किसके बना रहे हो, आप अकाउंट्स बिजनेस के बना रहे हो, बिजनेसमैन के नहीं बना रहे। आपने अपने बिजनेस के अकाउंट से 2,60,000 रुपया निकाला, क्रेडिट द गिवर 260 निकल गया, उसमें से 2.5 लाख तो ऑफिस यूज के लिए निकाला था, मतलब बैंक से निकालकर ऑफिस के गले में लाके रख दिए, ऑफिस की तिजोरी में लाके रख दिए। डेबिट व्हाट कम्स इन, बैंक से पैसा निकलकर बिजनेस की तिजोरी में आ गया, डेबिट व्हाट कम्स इन 2.5 लाख। 10,000 तो बिजनेस के पास आया ही नहीं, पर्सनल यूज था, मतलब बिजनेसमैन अपने घर पर ले गया। तो हम तो बिजनेस के अकाउंट बना रहे हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन में 2.5 लाख आ गया, बिजनेस के बैंक ने दिए 2,60,000, 10,000 बिजनेसमैन ले गया, डेबिट द रिसीवर, बिजनेसमैन को डेबिट कर दो। और जब भी बिजनेसमैन पैसे निकाल कर लेके जाए तो हमने उसका नाम लिखने बजाय क्या नाम लिखते हैं, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट 10,000 रुपए। समझ गए ना आप?
तो ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट में 10,000 रुपये ये आ जाएंगे, ड्रॉइंग है इसीलिए। और इसके बाद में फिर और क्या एंट्री है, ये मशीनरी परचेज करी है, 5,000 इंस्टॉलेशन के खर्चे करे हैं, ये सब आप एंट्री आप खुद देखोगे। सोल्ड गुड्स टू 1 लाख टू अमर, अमर को आपने 1 लाख का माल बेच दिया तो अमर अकाउंट डेबिट टू सेल 1 लाख की एंट्री कर देना। अमर ने आपको 98,500 का चेक दे दिया, ठीक है। अब आप अपने आप समझ जाओ, लिखा क्लियर्स हिज अकाउंट, अकाउंट क्या है, क्लियर करवा दिया उसने, मतलब फुल सेटलमेंट हो गई। 1 लाख का माल बेचा था, 98,500 का चेक मिला है तो जरूर हमने 1500 रुपये उसको डिस्काउंट दे दिया, एंट्री करिएगा ये। परचेज स्टेशनरी फॉर पर्सनल यूज 3,000, ऑफिस यूज 5,000, ये भी ड्राइंग वाली एंट्री है। देखो ध्यान से देखना प्लीज, आपने स्टेशनरी परचेज की है तो क्या एंट्री करोगे, एक तो आपका खर्चा हो गया, एक पर्सनल है तो वो ड्राइंग हो गई, और कैश चला गया। देखो ऑफिस यूज के लिए 5,000 की स्टेशनरी खरीदी है तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ऑफिस यूज के लिए खरीदी है तो बिजनेस का खर्चा है भाई, तो खर्चा डेबिट होगा। स्टेशनरी मतलब पेन पेंसिल किताबें, ये खर्चा। और पर्सनल यूज की हमने 3,000 की खरीदी है, पर्सनल तो मतलब मालिक अपने घर पर ले गया तो हमने ड्राइंग अकाउंट डेबिट कर देना है। कुल मिला के हमारी तिजोरी से 8,000 रुपये निकल गए, क्रेडिट वेट गोज आउट 8,000, कैश चला गया 8,000, 8,000 में से 5,000 तो बिजनेस का खर्चा था इसलिए खर्चा डेबिट कर दिया, 3,000 उसका पर्सनल खर्चा था, बिजनेसमैन का पर्सनल खर्चा हम अपना खर्चा नहीं मान सकते, हम तो उसका नाम डेबिट करेंगे, तो हमने उसका नाम डेबिट कर दिया, ड्राइंग अकाउंट डेबिट के नाम से डाल दिया। समझ गए? तो ये एंट्री भी हमारी हो गई। इसके बाद में क्या है, लैंड परचेज करिए 2 लाख रुपए, 1% ब्रोकरेज दे दी उसकी, 15,000 रजिस्ट्रेशन की चार्जेस दे दिए, सारी पेमेंट चेक से करी है तो मेरे हिसाब से आप इजीली कर लोगे। 2 लाख रुपए की तो जमीन हो गई, 1% इसका 2,000 रुपया एक लग गया, 15,000 रजिस्ट्री के खर्चे लग गए। आपको ये लैंड कितने की पड़ी, आपको लैंड पड़ी 2,17,000 की, तो आप लैंड अकाउंट डेबिट टू बैंक 2,17,000 करोगे। मैंने क्या बताया, किसी भी फिक्स को खरीदना, लाना, लगाना, बनाना, मतलब जब तक कि वो फिक्स्ड एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए उस एसेट के अंदर ही खर्चे जुड़ते हैं, ठीक है। तो 2,17,000, अब आप बोलो सर ब्रोकरेज तो लाना वगैरह तो नहीं है, आप कंसेप्ट को समझो, कंसेप्ट कि जब तक एसेट रेडी टू यूज ना हो जाए तब तक के सारे खर्चे आपने उसके अंदर जोड़ने हैं। तो जमीन की रजिस्ट्री वगैरह जो खर्चे होते हैं, तहसीलदार के पास जो रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्रार के पास, वो सब खर्चे इसके अंदर ही जुड़ेंगे। अच्छा, 30 तारीख को क्या, वेजिस ड्यू टू लेबरर 20,000, क्या लिखा है, ड्यू टू, पेड नहीं लिखा हुआ, ड्यू हो गया मतलब पे नहीं की, 20,000 आउटस्टैंडिंग है, ये आउटस्टैंडिंग वेजेस है। एंड सैलरी ड्यू टू क्लर्क 30,000, ये भी ड्यू है, आउटस्टैंडिंग है। आउटस्टैंडिंग वेजेस है 20,000, आउटस्टैंडिंग सैलरी है 30,000। ये एंट्री सिंपल एंट्री होगी, अलग अलग 2 एंट्री करनी पड़ेगी। एक तो एंट्री होगी, सॉरी, एक तो एंट्री होगी वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस, दूसरी एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। समझ गए? वेजेस कितने की थी, 20,000 रुपए का मजदूरों से काम तो करवा लिया लेकिन पेमेंट अभी ड्यू है। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है काम करवा लिया तो खर्चा तो डेबिट कर दो, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेस। पेमेंट कर देते तो टू कैश आ जाता, पेमेंट नहीं करी तो मतलब उधार काम करवा लिया। उधार सर्विस देने वाले कौन है, वो मजदूर है, तो क्रेडिट द गिवर, उन मजदूरों के नाम लिखो नीचे। हमने कहा नाम लिखने की क्या जरूरत है, उनको रिप्रेजेंट करने वाले के रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट खोल लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस नाम दे दिया हमने और क्रेडिट द गिवर का रूल लगा दिया, ठीक है जी। ऐसे ही सैलरी, हमने क्लर्क से काम तो करवा लिया 30,000 रुपए का लेकिन उसे पैसे नहीं दिए, काम करवा लिया। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है एक्सपेंस तो अक्रू हो गया ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, खर्चा तो डेबिट कर दो सैलरी के नाम का, देना बाकी है तो उधार काम करवाया है, अगर दे देते तो हाथों हाथ उधार की जरूरत ही नहीं थी, फिर तो टू कैश या टू बैंक आ जाता। उधार है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा, नाम लिखने की बजाय आप आउटस्टैंडिंग सैलरी नाम भी लिख सकते हो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट के तौर पर। समझ गए?
तो ये हमारी इलस्ट्रेशन नेक्स्ट भी हो गई। बाकी सॉल्यूशन है, आप अपनी सॉल्यूशन में भी देख सकते हो। ये देखो 15वीं एंट्री, 15वां क्वेश्चन देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं फटाफट। टिम्बर परचेज किए कुलदीप कुमार से 2000 रुपये की नगद और 10,000 रुपये हमने क्या है उधार खरीदा है। कुल मिला के 12,000 रुपये की लकड़ी खरीदी है। कुछ नहीं बोला तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इसका बिजनेस है लकड़ी का। इसका क्या है, बिजनेस है लकड़ी का। तो 12,000 रुपये की परचेज देखो सोल्यूशन देख लो। परचेज अकाउंट डेबिट कितना लिख रखा है 12,000, कैश है 2,000 तो टू कैश में 2,000 आ गया। उधार है 10,000 तो उसका नाम आ जाएगा, नाम क्या बन देगा कुलदीप, तो टू कुलदीप आ जाएगा 10,000। सिंपल एंट्री। सेकंड एंट्री में कह रहा है कुलदीप का अकाउंट फुल सेटलमेंट कर दी 9950 रुपए में। 10,000 का उधार था ना, 10,000 उधार में से 9950 दे दिए 50 रुपये में, फिर क्या है एक तरह से डिस्काउंट मिल गया। ये क्या है, पेड रेंट इन एडवांस 10,000। ध्यान से देखना भाई, ये एंट्री समझाता हूं आपको। आपने एडवांस रेंट दिया है, कितने रुपए एडवांस रेंट दिया आपने, 10,000 रुपए का रेंट एडवांस दे दिया। अक्रूवल कंसेप्ट क्या कहता है, खर्चा हो जाए तो ही उसे मानो, नहीं हुआ तो एडवांस में तो खर्चा नहीं मान सकते ना। तो अगर आप सोच रहे हो कि रेंट अकाउंट डेबिट 10,000 और दे दिया ना टू कैश 10,000 ये कर देंगे हम, तो आप गलत सोच रहे हो। रेंट अकाउंट डेबिट कैसे कर दोगे आप, जब खर्चा हुआ ही नहीं। हाँ पेमेंट कर दिया आपने, समझ में आ रहा है, लेकिन एक्सपेंस तो हुआ ही नहीं, एडवांस दिया है, खर्चा तो भी अक्रू होना बाकी है। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज का रूल आप नहीं लगा सकते हो। तो फिर क्या करें, कैश तो गया है ना, कैश तो बैंक से गया है, कैश तो गले से गया है, 10,000 आएगा ही आएगा। तो डेबिट भैया उस लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट कर दो, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 10,000, डेबिट द रिसीवर, उसने हमसे एडवांस रुपए लिए हैं, हमारी एसेट है वो, हमने उसको डेबिट कर दिया। आप चाहे लैंडलॉर्ड का अकाउंट डेबिट करो या फिर आप एक अलग खाता भी खोल सकते हो, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट। समझ गए, एडवांस रेंट भी लैंडलॉर्ड का अकाउंट ही है, ऐसे ना सोचो कि कोई और अकाउंट खोल दिया। एडवांस रेंट एक रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है, लैंडलॉर्ड के नाम की जगह हमने एडवांस रेंट वर्ड यूज कर लिया। लेकिन बस अब ध्यान रखो ये आपकी एसेट है, आपने किसी को एडवांस पैसा दे रखा है, ये आपकी एसेट है और एसेट हमेशा डेबिट होती है। कैश भी आपकी एसेट थी, एसेट चली गई थी, कम करना था, इसलिए हमने डेबिट को कम करने के लिए क्रेडिट कर दिया, क्रेडिट वेट गोज आउट का रूल लगा दिया। ठीक है, तो ये एंट्री हो जाएगी एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट, या इसका दूसरा नाम प्रीपेड रेंट भी होता है, बताया था मैंने, प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर लो, एडवांस रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश कर लो, या लैंडलॉर्ड का नाम लिख दो टू कैश कर दो, एक ही बात है। ठीक है भाई, इसके बाद में ये चौथी पांचवी एंट्री सिंपल है भाई, ये आप खुद करोगे। ये पांचवी एंट्री में दो एंट्री है, देखो कंफ्यूज मत हो ना, पांचवी पढ़ना एक बारी। परचेज गुड्स फॉर 50,000 फ्रॉम गोविंद, ये तो एक अलग एंट्री है। गोविंद से 50,000 रुपए का माल खरीदा एंड सोल्ड टू मनोहर फॉर 65,000, मनोहर को 65,000 में बेच दिया। अब को कंफ्यूज नहीं होना, ये दो सिंपल अलग अलग एंट्री है। पहली एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू गोविंद 50,000, परचेज डेबिट क्यों हुआ, बिकॉज ये एक्सपेंस है। अगली एंट्री क्या होगी, मनोहर अकाउंट डेबिट टू सेल 65,000। ठीक है, सेल क्या है आपकी, इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। परचेज क्या है आपका, एक्सपेंस है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेज। 50,000 का खर्चा था, 65,000 की इनकम है, 15,000 रुपये हमारी नेट प्रॉफिट हो गया, समझ लो वो इनकम हो गई हमारी। वो हमारा बिजनेस है, बिजनेस हमारा क्या है, माल खरीदना और माल बेचना। ठीक है, तो ये सिंपल इलस्ट्रेशन थी। 16th इलस्ट्रेशन कंप्लीट आपका होमवर्क है भाई। ठीक है, ये आपका कंप्लीट होमवर्क है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप हमें कमेंट्स के जरिए, मैसेज के जरिए बता सकते हैं, हम कोशिश करेंगे जवाब देने की। आपको कमेंट्स का जवाब तो हम वीकली एक बारी तो हम सभी मोस्टली कोशिश करते हैं कि हर कमेंट का हम जवाब दे दें।
तो ये आपका होमवर्क है, 16th इलस्ट्रेशन कंप्लीट। 17th भी देखो, पढ़ लेते हैं फटाफट। 17th ये हम टॉपिक वैसे पहले कर चुके हैं, गुड्स का टॉपिक है, हल्का पहले रिवाइज करवा देता हूँ, उसके बाद में मैं आपको ये इलस्ट्रेशन करवा देता हूँ। देखो भाई, मैंने आपको बताया था कि गुड्स क्या चीज़ होती है, वो आइटम जिसका मेन बिजनेस कर रहे हैं। गुड्स हमारे बिजनेस में आएगी कहाँ से? इनकमिंग होगी हमेशा परचेज से, तो हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं? परचेज अकाउंट। जो आउटगोइंग है, आउटगोइंग हमने कहा दो तरीकों से हो सकती है। एक तो होती है सेल, अगर सेल होएगी तो हम क्या है, सेल अकाउंट वर्ड यूज करेंगे, ठीक है ना। और इसके अलावा लॉस बाय फायर हो सकता है, माल के आग लग जाए तो माल तो चला गया ना बिजनेस से। लॉस बाय थेफ्ट, चोरी हो जाए माल तो भी माल चला गया। चैरिटी, हमने माल दान में दे दिया तो भी चला गया। हमने माल फ्री में बांट दिया सैंपल के तौर पे, एडवर्टीजमेंट के तौर पे, तो भी माल चला गया। बिजनेसमैन माल घर पर ले गया पर्सनल यूज के लिए तो भी माल चला गया। ड्राइंग, इन सभी केसेस में माल जाता है बाहर, तो उसकी जगह हम वर्ड क्या यूज करेंगे? परचेज अकाउंट। ये मैंने आपको बताया हुआ है ना, ठीक है ना। मतलब अगर आप माल परचेज करते हो तब आप जनरल एंट्री परचेज अकाउंट डेबिट करते हो, टू कैश वगैरह जो भी करना है कर देते हो। माल जब सेल करते हो तब आप जनरल एंट्री में टू सेल करते हो। इसके अलावा यदि माल किसी और पर्पस से बाहर जाएगा तो टू परचेज करोगे, ठीक है। अब हम हमारी इलस्ट्रेशन देखते हैं, उससे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। गुड्स फॉर ₹50,000 वर डिस्ट्रॉयड बाय फायर। 50,000 रुपए का माल आग लगने से खराब हो गया। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। लॉस का नाम क्या है? लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 50,000। माल खरीद कर लाता हूं तो परचेज अकाउंट होता है, माल बेचता हूं तो टू सेल अकाउंट होता है। तो टू सेल अकाउंट तो यहां पर कर नहीं सकता बिकॉज बेचा तो नहीं है। बेचने के अलावा अगर किसी और तरीके से माल बाहर जाएगा तो भी फिर परचेज अकाउंट ही होएगा। ये मैं आपको पहले बता चुका हूं, ठीक है। तो एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर टू परचेज। लॉस बाय थेफ्ट होता तो भी यही एंट्री होती, लॉस बाय थेफ्ट टू परचेज हो जाता। अगर माल को हमने दान के रूप में दे दिया तो चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज हो जाता है। देखते आगे एंट्री आएगी भी वैसे। ये देखो, गुड्स वर्थ ₹18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। 18,000 रुपए का माल हमने फ्री सैंपल के तौर पर बांटा। 20,000 का माल गिवन एज चैरिटी, वो चैरिटी में दे दिया। सॉरी, एक मिनट। गुड्स वर्थ 18,000 वर डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इतना पार्ट अलग है। एंड ₹20,000 रुपीज लिखा है, 20,000 रुपए चैरिटी दे दी इन कैश, ये कैश है तो कोई दिक्कत नहीं है। पहले आएगा फ्री सैंपल। फ्री सैंपल मतलब आप उसको एडवर्टीजमेंट भी कह सकते हो। एक तो एंट्री होगी आपकी एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, कितने रुपए? 18,000। क्या हमने कोई नगद दिया है? अगर नगद दिया होता तो कैश लिखते, नगद तो नहीं दिया। हमने हमारा माल बांटा है तो परचेज अकाउंट आ जाएगा। क्या चला गया? माल चला गया, परचेज अकाउंट आ जाएगा। और 20,000 रुपए नगद चैरिटी में दे दी, कोई बात नहीं। फिर चैरिटी अकाउंट डेबिट या डोनेशन अकाउंट भी डेबिट आप कर सकते हो। 20,000 इस बारी माल नहीं दिया, कैश दिया है तो कैश आ जाएगा, क्या प्रॉब्लम है? कोई समस्या थोड़ी है। लो जी, इसके बाद में क्या? गुड्स वर्थ 25,000, कैश 40,000 वर टेकन अवे बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए 25,000 रुपए का तो माल ले गया और 40,000 रुपए का नगद ले गया, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी मालिक पर्सनल कुछ लेकर जाएगा, डेबिट द रिसीवर, हम मालिक अकाउंट डेबिट करते हैं। कैश ले गया तो कैश कर देंगे, माल ले गया तो परचेज अकाउंट कर देंगे। माल ले गया वो 25,000 का,
40,000 कैश ले गया, कुल मिला के उसने हमसे 65,000 रुपए की ड्राइंग कर ली, 65,000 की उसने हमसे ड्राइंग कर ली। समझ आ रहा है ना? सिंपल सिंपल सी चीजें हैं। उसके बाद में क्या, गुड्स वर्थ ₹20,000, कैश 5,000 गिवन एज चैरिटी। सेम तो चीज है, इस बार हम चैरिटी कर रहे हैं, हमारा नुकसान हो गया, कुछ कैश चला गया और कुछ माल चला गया। डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, ठीक है। कैश गया है हमारा 5,000, 20,000 का माल गया है, कैश में 5,000 और 20,000 की परचेज, 25,000 का डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस का रूल लगा दिया हमने, ठीक है। ये क्या है, कैश ऑफ ₹1 लाख वर स्टोलन फ्रॉम द आयरन सेफ ऑफ द ट्रेडर। जो बिजनेसमैन है, बिजनेसमैन का जो बिजनेस में जो आयरन सेफ है, जो लोहे की तिजोरी है, उस तिजोरी में से 1 लाख रुपए का कैश चोरी हो गया। माल चोरी नहीं हुआ, कैश चोरी हो गया। लॉस तो हो गया ना। लॉस का नाम क्या है भाई, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अगर माल चोरी होता तो टू परचेज आता, कैश चोरी हो तो कैश आ जाएगा, 1 लाख की एंट्री हो जाएगी, ठीक है ना। ये सिंपल हमारी इलस्ट्रेशन थी। अब 18th इलस्ट्रेशन और देख लो। फर्स्ट इलस्ट्रेशन आपका होमवर्क है, फर्स्ट एंट्री आपका होमवर्क है, दूसरी एंट्री भी आपका होमवर्क है, तीसरी एंट्री करवाता हूं। क्या लिखा है, चार्ज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ₹5 लाख एट द रेट 7% पर एनम। ये बताता हूं आपको। देखो, मैंने आपको एक कंसेप्ट बताया था, कंसेप्ट का नाम था सेपरेट एंटिटी कंसेप्ट। इसमें हमने क्या समझा था, हमने समझा था कि बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों क्या है, ये दोनों सेपरेट है। ये समझा था ना, बिजनेसमैन और बिजनेसमैन दोनों सेपरेट है। इसीलिए जो कैपिटल होती है, कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय बिजनेसमैन, बिजनेसमैन जो कैपिटल लगाता है, ये हमारी क्या होती है, हमेशा लायबिलिटी होती है। करा हुआ ना हमने, लायबिलिटी होती है। मतलब बिजनेसमैन कहता है, बिजनेस कहता है कि मुझे पैसे बिजनेसमैन ने दे रखे हैं, बिजनेस कहता है कि मैंने बिजनेसमैन से पैसे ले रखे हैं जी। अब किसी से अगर पैसे ले रखे हैं तो उसको ब्याज देना पड़ सकता है ना। हालांकि ये इनकम टैक्स एक्ट वगैरह में अलाउड नहीं होता, मैं आपको बता दूं, सिर्फ एक अकाउंट्स की बुक एंट्री के तौर पे हम इसको पढ़ रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में प्रोप्राइटरशिप में ब्याज अलाउड नहीं होता। बट कंसेप्ट समझो प्लीज एक बार यार, कि अगर कैपिटल बिजनेस की लायबिलिटी है, बिजनेस कहता है कि मैं अलग हूं, बिजनेसमैन अलग है, किसी दूसरे व्यक्ति ने, बिजनेसमैन ने मुझे पैसे दे रखे हैं, तो इस कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी तो देना पड़ सकता है। तो अगर आपको ब्याज देना पड़ेगा, अगर बिजनेस को ब्याज देना पड़ेगा, तो वो ब्याज बिजनेस का खर्चा है या नहीं है, वो एक्सपेंस है या नहीं है ना। तो इसीलिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा खर्चा होगा। अगर बिजनेस ने बिजनेसमैन को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया तो एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। और टू कैश, अगर ब्याज कैश दे दिया तो, टू बैंक अगर बैंक से दे दिया तो। बट ऐसा आमतौर पर नहीं होता है। हम ब्याज की पेमेंट, कैपिटल के ब्याज की पेमेंट कभी भी कैश या बैंक नहीं करते, उधार रह जाती है। उधार रहती है तो कैपिटल किसका अकाउंट था, बिजनेसमैन का अकाउंट था। हमने बिजनेसमैन का नाम तो हम लिखते नहीं है, उसकी जगह कैपिटल अकाउंट वर्ड लिखते हैं। तो यहां पर हम क्या करेंगे, टू कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। एंट्री क्या हो गई, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। कितने रुपए, इसने कहा 5 लाख की कैपिटल है, उस पर 7% ब्याज लगाओ। 5 लाख का 7% ब्याज लगाओ
मतलब 35,000 रुपये ब्याज आपका बन गया। तो आप ये एंट्री कर दोगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल 35,000 रुपये। समझ गए? तो ये इंपॉर्टेंट एंट्री थी। दोबारा बता देता हूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा खर्चा है, बिजनेस का खर्चा है, बिकॉज कैपिटल पर ब्याज देना पड़ रहा है, डेबिट ऑल एक्सपेंस लॉसेज का रूल लगेगा। और कैश तो दिया नहीं है, अभी देना बाकी है, उधार है, तो जिसको देना है उस बंदे का नाम लिख दो। किसे देना है? बिजनेसमैन को देना है। और बिजनेसमैन का खुद का नाम तो हम लिखते नहीं है, उसकी जगह रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट लिख देते हैं। समझ गए? अच्छा, फिर ये फोर्थ एंट्री आपका होमवर्क है, आउटस्टैंडिंग वेजेस टू वेजेस एंड ये वेजेस अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग वेजेस एंट्री हो जाएगी। 5,000 ड्यू फ्रॉम सनी आर नाउ बैड डेट्स। वैसे तो ये एंट्री आपका होमवर्क होनी चाहिए, करवा चुका हूं पहले, बट चलो कर लेते हैं। बैड डेट्स की एंट्री है, सनी से 5,000 रुपए लेने थे, अब वो डूब गए हैं। देखो भाई, सनी से 5,000 रुपए लेने थे, अगर वो हमें पैसे दे देता तब हम एंट्री क्या करते? कैश अकाउंट डेबिट 5,000 टू क्रेडिट द गिवर। सनी क्रेडिट द गिवर है, हम उसको क्रेडिट कर देते। सनी हमारी एसेट थी, एसेट हमारी डेबिट थी, उसने हमें पैसे दे दिए हैं, हमने उसे क्रेडिट कर दिया है, एसेट को खत्म कर दिया है। या यूं कहिए, क्रेडिट द गिवर, सनी पर्सनल अकाउंट है, उसने हमें पैसे दे दिए हैं, क्रेडिट द गिवर है, हमने उसे क्रेडिट कर दिया है। लेकिन सनी ने पैसे दिए ही नहीं और कहते देता भी नहीं, डूब गए तुम्हारे। तो हमने कहा लॉस हो गया, डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेज। लॉस का नाम क्या है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट। बैड डेट्स अकाउंट डेबिट कितने रुपए? 5,000। इस पर डेबिट और एक्सपेंस एंड लॉसेज का रूल लग गया। क्रेडिट द गिवर, लॉस देने वाला कौन है? सनी है। क्रेडिट तो करना भी पड़ेगा, सनी हमारी एसेट थी, सनी डेबिट था, डेटर था हमारा। अब हमने उससे पैसे नहीं लेने हैं, पैसे डूब गए हैं, हमने मान लिया है डूब गए हैं, तो सनी क्रेडिट होगा, तो टू सनी आएगा। ठीक है? $50,000 कैश सेल, 50,000 नगद माल बेचा है, कॉस्ट 40,000 है। इस चक्कर में मत पड़ना तुम, जनरल एंट्री में सिंपल सेल की एंट्री करो भाई। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल, कितने रुपए? 50,000। हमने हमारी इनकम में कितना रुपए डाल दिया? क्रेडिट और इनकम एंड गेन 50,000 पूरा इनकम में डाल दिया। जब खरीदा होगा तब परचेज अकाउंट डेबिट किया हुआ 40,000, वो खर्चा 40,000 में गया हुआ है, इनकम में 50,000 गया हुआ है, नेट प्रॉफिट अपने आप 10,000 बच जाएगा। वो अपने आप आएगा, अभी आपने उसके बारे में नहीं सोचना। ये लो जी, ये भी आपका होमवर्क है, पढ़ देते हैं एंट्री फटाफट। प्रोप्राइटर विड्रू फॉर प्राइवेट यूज 10,000 फ्रॉम बैंक। बैंक से प्रोप्राइटर ने 10,000 रुपये निकाल लिए। चलो लिख देता हूं, बैंक से पैसे निकल गए ना, लेके कौन चला गया? प्रोप्राइटर घर पर ले गया। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक एंट्री हो जाएगी, कर लोगे ना? गुड्स कॉस्टिंग 50,000 वर बर्न्ट बाय फायर, एंट्री क्या होगी? लॉस बाय फायर टू परचेज। अगर माल बिजनेस से सेल के अलावा किसी भी तरीके से बाहर जाए तो टू परचेज ही करना है आपने, लॉस बाय फायर टू परचेज हो जाएगा। मशीनरी परचेज की 1.5 लाख रुपए की 2,000 रुपए इंस्टॉलेशन के लग गए, ये एंट्री मैं आपको बता चुका। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश कर लीजिएगा, समझ गए ना? 1,52,000 पूरे। ये होमवर्क है भाई सारे आपके, ये सारा आपका क्वेश्चन होमवर्क है। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन नीचे दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ट्वेंटी इलस्ट्रेशन में भी नया कुछ नहीं है, लेकिन लैंग्वेज कुछ एंट्रीज की नई है, बस समझ, एंट्री को समझना पड़ेगा बस, और कुछ नया नहीं है। देखते हैं 20 इलस्ट्रेशन हम करेंगे। पूरा क्वेश्चन करेंगे। कह रहा है आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर ₹15,000 इज रिलेटेड टू नेक्स्ट ईयर। इंपॉर्टेंट है इसको समझना। कह रहा इस साल हमने कोई इंश्योरेंस प्रीमियम भरा था, उसमें से 15,000 रुपए अगले साल से संबंधित है। हमें पता ही नहीं इस साल हमने कितना प्रीमियम भरा था, हमें नहीं पता। समझने के लिए अज्यूम करते हैं कि जब हमने प्रीमियम भरा होगा तब हमने एंट्री क्या करी होगी? इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या टू बैंक।
जो भी उस वक्त किया होगा, जो उनके मान लो लाख रुपया भरा था, मान लो, ये एंट्री हमें अब नहीं करनी, ये एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये एंट्री हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ऑलरेडी डन, ये एंट्री पुरानी हो चुकी है। समझने के लिए कि जो लिखा है ना इसने, आउट ऑफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड दिस ईयर, ये हम ऑलरेडी एंट्री कर चुके हैं। अब पता लगा इसमें से मान लो लाख रुपया था, इसमें से 15,000 रुपए अगले साल का है। हमने ये डेबिट क्यों किया? हमने कहा डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, सारे खर्चे डेबिट कर दो। अब पता लगा लाख रुपए में से 15,000 तो अगले साल का है, तो इस साल का तो खर्चा था ही नहीं। अक्रूवल कंसेप्ट कहता है इस साल के खर्चे में तो केवल इस साल का खर्चा ही आएगा, अगले साल का नहीं आ सकता। तो इसमें से 15,000 तो अगले साल का है, गलती हो गई, इंश्योरेंस प्रीमियम गलत डेबिट कर दिया, 1 लाख रुपए से कम करना था। कितना कम करना था? 15,000 रुपए कम करना पड़ेगा। तो गलती ठीक कर लेते हैं, जितना ज्यादा डेबिट हो गया उतना क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। हमने इंश्योरेंस प्रीमियम क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया, ये एंट्री करेंगे। अब फिर डेबिट क्या करें, आपने एडवांस खर्चा दे दिया ना, एडवांस खर्चे की पेमेंट करना मतलब आपकी एसेट, तो प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट, ये एंट्री होगी। आपको ये वाली एंट्री करनी है, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। ये तो हमारा खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, पर हुआ क्या, पहले ही ज्यादा डेबिट कर चुके, उसे ठीक करना है। ये तो बड़ी रेक्टिफिकेशन एंट्री है। कौन सी एंट्री है? रेक्टिफिकेशन। खर्चा पहले हो चुका है, पहले ज्यादा डेबिट कर दिया था इसलिए हमने क्रेडिट किया है, अदरवाइज हमें पता है डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस होता है, बट हमने क्रेडिट क्यों किया? बिकॉज पहले ज्यादा था, अब उसे ठीक करना है। अच्छा, किसी को एडवांस पैसा दे दिया, मतलब आपने एडवांस पैसा दे दिया, तो जिसको आपने एडवांस पैसा दिया है वो आपकी एसेट हो गई ना। एसेट इसलिए हो गई बिकॉज अगले साल के 15,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, हम दे चुके हैं, ये हमारी एसेट है। और एसेट हमेशा डेबिट होती है, तो जिसको एडवांस दिए उसका नाम लिख दो। इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिख सकते थे आप, यहां पर डेबिट में आप इंश्योरेंस कंपनी का नाम लिख सकते थे, लेकिन हमने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट पढ़ा हुआ है। हमने कहा है कि अगर आप किसी भी खर्चे का एडवांस कर दो तो प्रीपेड एक्सपेंस डेबिट कर दिया करो, उसका नाम ही है ये। तो हमने प्रीपेड इंश्योरेंस नाम लिख दिया, ये इंश्योरेंस कंपनी का रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है, डेबिट कर दिया हमने उसे। डेबिट द रिसीवर, इसने हमसे एडवांस पैसे लिए हैं, डेबिट हो गए। ये यूं समझ लीजिए एसेट है, एसेट जब भी कोई नई एसेट बनती है तो डेबिट होती है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, प्लीज इस पहली एंट्री से कंफ्यूज मत होना। ये तो मैंने 1 लाख रुपए एग्जाम्पल लिया है, ये अब 2 लाख हो सकता है, 50,000 हो सकता है, बस ये पता है कि 15,000 से ज्यादा है, क्योंकि कह रहा है उस अमाउंट में से 15,000 अगले साल का है। तो हमने जो भी दिया हमें नहीं पता, ये एंट्री तो मैंने सिर्फ एक वैसे ही लिखी है समझने के लिए, ये एंट्री पहले हुई जरूर है, कितने रुपए से हुई हमें नहीं पता, बट उसमें से हमें ये 15,000 की एंट्री करनी है। ये है हमारी एंट्री, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस। इस एंट्री को दिमाग में डालना है, ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, क्रेडिट परचेज फ्रॉम राम एंड कंपनी 50,000, कैश डिस्काउंट विल बी रिसीव्ड एट 5% ऑन पेमेंट ऑफ बिल विद इन 10 डेज। हमने साफ साफ लिखा है एंट्री में, हमने राम एंड कंपनी से 50,000 रुपए उधार माल खरीदा है। उधार माल खरीदा है तो टेंशन मत लो, परचेज अकाउंट डेबिट राम एंड कंपनी 50,000 रुपए की एंट्री कर दो चुपचाप, लिखा हुआ ना उधार माल खरीदा है। खुद आपको बताया है कि अगर 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दोगे तो 5% तुम्हें कैश डिस्काउंट मिल जाएगा। आज तो उधार खरीदा, उधार की एंट्री कर दी। अब तीसरी एंट्री में लिखा है कैश पेड टू राम एंड कंपनी एंड डिस्काउंट अवेल्ड ऑफ, डिस्काउंट ले लिया। देखो यहां देख रहे हो, तारीखें तो लिखी नहीं हुई, बट इसने हमें बता दिया, इसने हमें बता दिया कि भैया राम एंड कंपनी को पेमेंट कर दी और डिस्काउंट मिल गया, मतलब 10 दिन के अंदर पेमेंट कर दी। 50,000 का था, डिस्काउंट था 5%, 50,000 का 5% होगा 2,500 रुपए मेरे हिसाब से, तो 2,500 आपको डिस्काउंट मिल गया। देखो राम एंड कंपनी का हिसाब कर दो क्लियर, राम एंड कंपनी डेबिट पूरा 50,000, ठीक है। और टू बैंक अगर चेक दिया होता तो, कैश दिया तो टू कैश, 47,500 गया है तुम्हारा।
2500 तुम्हें फायदा हो गया, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो टू डिस्काउंट रिसीव। कुछ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर ये डिस्काउंट रिसीव ऊपर आएगा या नीचे आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्रेडिट अकाउंट तो क्रेडिट ही रहेगा, ऊपर नीचे जैसे मर्जी लिख दो। तो डिस्काउंट रिसीव बिकॉज ये क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, ये आपका फायदा हो गया। क्रेडिट वट गोज आउट, कैश चला गया, और डेबिट द रिसीवर, 50,000 से राम डेबिट होगा, राम जो हमारी लाइबिलिटी थी क्रेडिट था, डेबिट होके अकाउंट क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ये हमारी 20th इलस्ट्रेशन थी, थर्ड एंट्री हो गई। अगली भी इंपॉर्टेंट है, पेड इनकम टैक्स 20,000 बाय चेक। बिजनेस ने चेक से इनकम टैक्स की पेमेंट करी है, इनकम टैक्स की पेमेंट चेक से करी है, तो बैंक में तो बैंक से तो पैसे चले गए ना, टू बैंक 20,000 आ गया, समझ गए, टू बैंक आपका 20,000 आ गया। अब बात यह है कि जो अपने 20,000 रुपए दिए हैं वो तुम्हारा खर्चा है क्या, तुम अकाउंट्स बिजनेस के बना रहे हो, क्या इनकम टैक्स बिजनेस का खर्चा हो सकता है? सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेसमैन इनकम कमाता है, बिजनेसमैन प्रॉफिट कमाता है, तो उसके प्रॉफिट पर टैक्स भी बिजनेसमैन खुद भरेगा। आपने बिजनेस के अकाउंट से 20,000 रुपए अगर इनकम टैक्स के दे दिए, तो मतलब आपने बिजनेसमैन के पर्सनल एक्सपेंस के दे दिए, और उसका पर्सनल एक्सपेंस हम डेबिट नहीं कर सकते, हम तो बिजनेसमैन का खाता डेबिट करेंगे, और बिजनेसमैन के खाते का नाम क्या है, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट। कितने रुपए? 20,000। ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000 ये आ जाएगा, समझ गए? कोई समस्या? ये हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्या, गुड्स कॉस्टिंग 2 लाख सोल्ड फॉर कैश एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%। 2 लाख रुपए लागत का माल हमने 10% प्रॉफिट पर बेच दिया। मैंने आपको अभी बताया था, आपको सिर्फ ये देखना है कि आपने कितने में बेचा है, कितने का है उससे फर्क नहीं पड़ेगा। तो कॉस्टिंग कितनी है? 2 लाख, तुमने उसमें प्रॉफिट कितना जोड़ा? 10%। 2 लाख का 10% कितना होता है? 20,000। मतलब तुमने माल कितने का बेच दिया? 2,20,000 का आपने सेल करा है। आपने सिंपल एंट्री करनी है, कैश अकाउंट डेबिट 2,20,000 टू सेल 2 लाख। जब ये खरीदा होगा तब परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश 2 लाख किया होगा, परचेज अकाउंट डेबिट 2 लाख हुआ होगा, खर्चा था डेबिट ऑल एक्सपेंस और लॉसेस, अब वही बेच दिया, सेल इनकम है, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन 2,20,000। समझ गए? यहां पे कुछ नहीं कहा, कैश का है तो इसलिए मैंने कैश अकाउंट डेबिट किया है, बैंक होता तो बैंक अकाउंट डेबिट कर देते। ठीक है, आगे देखिए, परचेज्ड आयरन सेफ 2 लाख, फाइलिंग कैबिनेट 50,000, कंप्यूटर 1 लाख। आपने आयरन सेफ खरीदी है 2 लाख की, फाइलिंग कैबिनेट मतलब फाइलें रखने के लिए जो कैबिनेट होता है वो खरीदा 50,000 का। ये दोनों फर्नीचर एंड फिक्सचर में आ जाती है, फर्नीचर एंड फिक्सचर में दोनों चीजें आ जाती है। 2 लाख ये भी फर्नीचर एंड फिक्सचर है, और फाइलिंग कैबिनेट भी 50,000 ये भी फर्नीचर एंड फिक्सचर है। कंप्यूटर एक अलग एसेट है 1 लाख की, तो 2 लाख और 50,000 2.5 लाख का तो फर्नीचर फिक्सचर हो गया, और 1 लाख का कंप्यूटर हो गया। ये आपने खरीदा है, तो ये एंट्री आप देखो, इसने क्या कर रखा है, इसने सारा ही ऑफिस इक्विपमेंट मान लिया। इसने कहा कि फर्नीचर एंड फिक्सचर कंप्यूटर सब एक में ही ले जाओ, फाइलिंग कैबिनेट और जो भी आपका आयरन सेफ है या कंप्यूटर, सारा 3.5 लाख इसने फिक्स्ड एसेट माना। मैं कह रहा हूं आपको जरूरी नहीं है, आप चाहो तो यूं भी कर सकते हो, फर्नीचर एंड फिक्सचर डेबिट 2.5 लाख, 2 लाख का तो हो गया आयरन सेफ, 50,000 के हो गई वो आपकी फाइलिंग कैबिनेट, और कंप्यूटर को अलग से एसेट मानो, कंप्यूटर आपका हो गया 1 लाख का, और 2 कैश आ जाएगा 3.5 लाख। आपने ऐसे ही करना है, कंप्यूटर हमेशा अलग एसेट मानना, आपको आगे जाके समझ में आएगा इन फ्यूचर जब आप अकाउंट्स के बाकी पार्ट जब करोगे। कंप्यूटर पर डेप्रिसिएशन हमेशा अलग लगता है, और फर्नीचर फिक्सचर पर डेप्रिसिएशन हमेशा अलग लगता है। ठीक है, तो कंप्यूटर को अलग मानना और फर्नीचर फिक्सचर को अलग मानना। ठीक है जी, ये एंट्री हो गई। मतलब आपने ये ऑफिस इक्विपमेंट 3.5 लाख नहीं करना है, याद रखना ये गलत दिया हुआ है। लो जी, 21st इलस्ट्रेशन, ये और देखते हैं।
एंट्री तो 3 ही है। देखो मैथमेटिक्स की कैलकुलेशन इसमें थोड़ी सी बस, तो क्या कह रहा है, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1,20,000 टू चारू एट अ प्रॉफिट ऑफ 33, 1/3 आएगा, ये 1/2 नहीं आएगा, 1/3 आएगा, याद रखना, ऑन कॉस्ट लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट। पहले समझो इसको, देखो कॉस्ट कितनी है, 1,20,000। हमने, चलो पहले लैंग्वेज पढ़ लेते हैं। हमने 1,20,000 लागत का माल चारू को बेचा है 33.1/3% प्रॉफिट जोड़कर, और उसमें लेस कर देना 15% ट्रेड डिस्काउंट, ये इसने कहा है। तो पहले देखिए माल की कॉस्ट लिखिए, माल की कॉस्ट इसने बोली है 1,20,000, 1,20,000 प्लस आपने प्रॉफिट जोड़ना है 33.1/3%, मतलब 1/3 हो गया इसका, 1/3 हो गया मतलब 40,000 प्रॉफिट हो गया। तो ये आपका आ गया 1,60,000। इसमें से भी ट्रेड डिस्काउंट लेस करना है, मतलब ये आपका लिस्ट प्राइस बना है, ये आपकी एमआरपी बना है, माइनस कर दो ट्रेड डिस्काउंट। उसने कहा है ट्रेड डिस्काउंट कितना आपका 15% है, तो आपने ये 15% घटाना है। 1,60,000 का 15% आपका मेरे हिसाब से बनेगा 24,000 रुपये, ठीक है जी। तो मतलब आपने ये माल कितने में दे दिया, 1,36,000 में माल दे दिया, ये आपकी सेल की एंट्री होगी, ठीक है। तो आप यहां देख सकते हो चारू अकाउंट डेबिट टू सेल 1,36,000, मैं भी लिख देता हूं यहां पर आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। आप ये एंट्री क्या करोगे, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल 1,36,000। समझ आ गई, कोई प्रॉब्लम? ये चारू की एंट्री हो गई, चारू अकाउंट डेबिट टू सेल। इसके बाद में देखो यहां कुछ लिखा तो था नहीं, भी कैश खरीदा या बैंक से पेमेंट करिए, तो हमने उधार माना है इसको, उधार की एंट्री की। आगे है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 80,000 टू अरुण अगेंस्ट चेक एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट, इसमें से लेस कर दो 15%। अब ये भी सिंपल है, 15% ट्रेड डिस्काउंट है, ठीक है ना, और इसमें भी अगेंस्ट चेक लिखा है, मतलब हमें पेमेंट मिल गई, बैंक से पेमेंट आ गई। पहले देखो गुड्स की कॉस्ट कितनी थी, इसने कॉस्ट बोला 80,000, ठीक है, और इसने प्रॉफिट बोला है 25% ऑन कॉस्ट, मतलब 20,000 हो गया। मतलब एमआरपी कितना हो गया, लिस्ट प्राइस कितना हो गया, 1,00,000 रुपया हो गया। इसमें से लेस करना है हमें ट्रेड डिस्काउंट, कितना ट्रेड डिस्काउंट है जी, 15% ट्रेड डिस्काउंट है। तो इसमें से 15%, 15,000 रुपये घटा दो, मतलब ये 85,000 का माल सेल किया है, ठीक है। और अरुण को हमने चेक के अगेंस्ट सेल किया है, मतलब हमें पैसे मिल गए, कुछ नहीं कहा तो हम अज्यूम करते हैं कि बैंक में पैसे आ भी गए। बैंक अकाउंट डेबिट कितने रुपए जी, 85,000 रुपये, टू क्या आ जाएगा, सेल आ जाएगा, कितने रुपए जी, 85,000 रुपये टू सेल में आ जाएगा, ठीक है। अगर उधार होता तो हम अरुण अकाउंट डेबिट टू सेल कर देते, उधार नहीं है तो हम इसको क्या मानेंगे कि भाई बैंक में पैसे आ गए। आगे है पेड बाय चेक 8400 एज इंश्योरेंस प्रीमियम फॉर पीरियड ऑफ 12 मंथ स्टार्टिंग 1 अगस्त 2016, फाइनेंशियल क्लोज होता है 31 मार्च। सिंपल सा ही है, बस थोड़ा समझना पड़ेगा इसको। देखो क्या कह रहा है आपको ये, कि आपने इंश्योरेंस प्रीमियम की पेमेंट की है। देखो आपका साल शुरू होता है 1 अप्रैल को, आपका साल खत्म होता है 31 मार्च को। आपने यहां 1 अगस्त को इंश्योरेंस करवाया है, इंश्योरेंस टेकन लिख देता हूं, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने बीत गए थे, 8 महीने साल के आगे और पड़े हैं। इंश्योरेंस हमेशा 12 महीने का होता है, तो ये इंश्योरेंस दरअसल आपका 1 अगस्त से लेकर आगे 31 जुलाई तक का है, समझ गए। 4 महीने अगले साल के हैं, 8 महीने इस साल के हैं, 4 महीने अगले साल के हैं। मतलब आपने
अगले 4 महीने का भी पेमेंट कर दिया, मतलब प्रीपेड है। प्रीपेड इंश्योरेंस 4 महीने का है। यहां पर आपने 8400 रुपए दिए हैं 12 महीने के, ठीक है, टोटल 8400, तो 8 महीने का तो आपका इंश्योरेंस अकाउंट में जाएगा और 4 महीने का उसमें जाएगा। अब इस एंट्री को ध्यान से समझना। मैं पहले अज्यूम करता हूं कि मुझे नॉलेज नहीं थी, मैंने सारा ही खर्चा डेबिट कर दिया। मैंने लिखा इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट 8400, और चेक से पेमेंट करिए ना, चेक लिखा है टू बैंक 8400। फिर मुझे पता लगा अरे यार गलत हो गया, 8400 में से 4 महीने का तो अगले साल का है, 8400 12 महीने का था, 4 महीने का तो अगले साल का है। तो मैं क्या करता हूं, 8400 में से 4 महीने का अलग निकाल देता हूं। तो इसीलिए मैंने क्या किया, 8400 गुना में 4 बटा में 12, मैंने कहा 2800 रुपए। 2800 रुपए तो प्रीपेड है, तो एंट्री क्या की मैंने, प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट 2800 और टू इंश्योरेंस प्रीमियम 2800, ऐसे एंट्री कर सकते हो। पहले इंश्योरेंस प्रीमियम टू बैंक 8400 किया, फिर प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस प्रीमियम, ये एंट्री अभी हमने थोड़ी देर पहले समझी थी, ठीक है, सेम एंट्री है। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसको रिपीट करके क्लास को देख लो, जब मैंने आपको प्रीपेड इंश्योरेंस की एंट्री बताई थी, ठीक है जी, ओके। ये देखो सेम यहां पर कर रखिए ना, इंश्योरेंस टू बैंक 8400, प्रीपेड इंश्योरेंस टू इंश्योरेंस 2800, ठीक है। तो ये भी आपकी इलस्ट्रेशन यहां पर खत्म होती है। इसके बाद में जो नेक्स्ट 22nd इलस्ट्रेशन है, ये आपका कंप्लीट होमवर्क है भाई, सोल्ड इलस्ट्रेशन है, सारा सॉल्यूशन दिया हुआ है नीचे, ठीक है। और 23rd इलस्ट्रेशन भी देखूं मैं, परचेज गुड्स 25,000 फॉर कैश पेड, 200 फॉर कैरीज ऑन दीज गुड्स, ये भी आपका होमवर्क है भाई, ये भी आपका होमवर्क है, ठीक है। इसके तो आपको इवन नीचे वर्किंग नोट भी दे रखे हैं, ठीक है, आप इसको आराम से कर सकते हो। 24th इलस्ट्रेशन देखना, बीच बीच में एंट्री पढ़ लेते हैं इसमें से। रिसीव्ड वीपीपी वैल्यू पेबल पोस्ट फ्रॉम मोहनलाल 25,000। दरअसल ये परचेज है, कई बार ना माल बाय पोस्ट मंगवाते हैं। मोहनलाल से हमें 25,000 रुपए का वीपीपी मिला है। सेंट ए पीएन टू कलेक्ट इट हु पेड 200 एज कार्टेज। पीएन को भेजा है माल लाने के लिए, तो 200 रुपए आपका वीपीपी का खर्चा लग गया, समझ लो, कार्टेज मतलब भाड़ा लग गया, फ्रेट लग गया। 25,000 का माल है, 200 रुपए आपका भाड़ा लग गया, ठीक है। तो एंट्री देख लीजिए, परचेज अकाउंट डेबिट 25,000, कार्टेज अकाउंट डेबिट 200 और टू कैश। कार्टेज, कैरिज, फ्रेट, ये सब भाड़े के नाम ही है, ठीक है। 25,200 वीपीपी जब आता है ना तो आपको पेमेंट करनी पड़ती है। जैसे आज के दिन होता है ना, अभी आप अमेजन से माल मंगवाते हो, ठीक है, कैश ऑन डिलीवरी, आपको कैश देना पड़ता है। तो कुछ कुछ ऐसी चीज वीपीपी पहले हुआ करती थी, अब तो नहीं होती वैसे, ठीक है। तो माल परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट, कार्टेज अकाउंट डेबिट टू कैश, 25,200 आपका आ जाएगा, ठीक है जी। और इसके बाद सेकेंड एंट्री क्या है, रिसीव्ड 1,000 फ्रॉम सेल्स ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। आपने पुरानी रद्दी बेची है, ठीक है। देखो मैंने कहा अगर आप अपनी एसेट बेचोगे तो एसेट का नाम आएगा। इसी एंट्री में लिखा है 5,000 फ्रॉम सेल ऑफ ओल्ड चेयर। चेयर तो आपका फर्नीचर है ना। पहले ये एंट्री देखो, 5,000 ओल्ड चेयर, इसकी एंट्री क्या करोगे। 5,000 की ओल्ड चेयर बेची है तो हमें एंट्री पता है, कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर 5,000। जब चेयर खरीदी थी तब हमने फर्नीचर एसेट में दिखा रखा है, फर्नीचर एसेट होती है, वो एसेट चली गई, क्रेडिट वेट गोज आउट। वहीं कह रहा है 1,000 रुपए ओल्ड न्यूज़पेपर बेचे हैं। क्या जब हमने न्यूज़पेपर खरीदे थे, जब डेली न्यूज़पेपर आते हैं, क्या हम उसे अपनी संपत्ति मानते हैं? क्या हम तो उसे अपना खर्चा मानते हैं। न्यूज़पेपर एक्सपेंस में चला जाता है। अब वो रद्दी इकट्ठी हो गई, रद्दी हमने बेच दी, तब मैं एंट्री क्या करूं, कैश अकाउंट डेबिट टू, मैंने माल तो बेचा नहीं, माल बेचता तो सेल अकाउंट आ जाता,
मैंने कोई एसेट भी नहीं बेची, अगर कोई फिक्स्ड एसेट बेचने से फर्नीचर बेचा था तो उस एसेट का नाम आ जाता। क्या करूं, ये तो मेरी इनकम है, तो मैं इसको अपनी मिसलेनियस इनकम नाम दे दूंगा। मिसलेनियस इनकम कितने रुपए, 1000 रुपए। ये आपके क्या है, मिसलेनियस इनकम। पहले खर्चा हुआ है, उसी में से कुछ फायदा मिल गया आपको, समझ लो रद्दी का, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम ए डेटर रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स लास्ट ईयर 20,000। समझना ध्यान से, पहले करा हुआ वैसे हमने, कोई हमारा पुराना डेटर था जो हम बैड डेट्स में लिख चुके। एक सीधी सी बात है, जो बैड डेट्स में लिख चुके ना वो डेटर ही नहीं था। कंफ्यूज कर रहा है आपको। जिसको हम डूबा हुआ पैसा मान ही चुके हैं वो हमारा डेटर नहीं है बुक्स में, वो डूबत खाते में डाल दिया हमने उसका नाम ही हमारी बुक से उड़ा दिया है। आज अगर हमें उससे 20,000 रुपए मिल गए तो डेबिट व्हाट कम्स इन कैश अकाउंट में 20,000 रुपए आ गए, अच्छी बात है, आ गए, ये हमारी अब इनकम है। और इनकम का नाम क्या है, बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। आपने इस डेटर का नाम मत लिख देना यहां पर, कहीं कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर का नाम लिख दो। डेटर तो पहले ही क्रेडिट हो चुका है, जब बैड डेट्स की एंट्री करी थी, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर ही एंट्री करते हैं। अब तो ये हमारा फायदा हो गया, तो ये क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन का रूल लगेगा। समझ गए ना, ध्यान रखना इस चीज को। फिर कह रहा है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹50,000 टू अशोक ऑन क्रेडिट एट अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन कॉस्ट। ये अभी आपने एंट्री करी है भाई, इस तरह की एंट्री करी है ना, आपका होमवर्क है। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹1 लाख फॉर ₹1,40,000। आपने 1,40,000 का माल बेचा, कॉस्ट से आपको कोई मतलब नहीं है। ये आपने कुछ नहीं बोला, बंदे का नाम तो लिखा नहीं, या तो पार्टी का नाम लिखा होता, कुछ नहीं, उधार भी आप इसको कैश मान सकते हो। कैश अकाउंट डेबिट टू सेल 1,40,000 की एंट्री हो जाएगी, ये भी आपका होमवर्क है। हाँ, 50,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री करनी है, ये भी आपका होमवर्क अभी भी बताई थी ना मैंने आपको। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, इसमें तो रुपए भी दे रखे हैं आपको 50,000 रुपए, उसमें तो आपको 5 लाख की कैपिटल उसका परसेंट निकालना पड़ रहा था, यहाँ पर तो दे रखा है। सिंपल एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। ये क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग 60,000 बाय चेक, हाफ ऑफ द बिल्डिंग यूज्ड फॉर प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल पर्पस। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये बताता हूं आपको। देखो, आपने रेंट दिया है 60,000, इसमें हाफ जो बिल्डिंग है ना वो प्रोप्राइटर यूज कर रहा है अपने रेजिडेंशियल पर्पस के लिए, मतलब प्राइवेट यूज है, बाकी हाफ का कुछ नहीं बताया, तो फिर वो जरूर क्या है, ऑफिशियल यूज है। अगर ऑफिशियल है तो हमारा बिजनेस हो गया। तो हमने रेंट कितना दिया है, पेड रेंट बाय चेक, 60,000 का रेंट दिया है चेक से, तो हमारे बिजनेस के बैंक अकाउंट से 60,000 रुपए चले गए। क्रेडिट द गिवर, हमारे बैंक ने 60,000 रुपए दिए हैं, जो हमारा खर्चा है वो तो रेंट अकाउंट डेबिट में जाएगा। आधी ही बिल्डिंग बिजनेस में यूज हो रही है, तो बिजनेस का खर्चा तो आधा ही है, बाकी 30,000 तो मालिक का पर्सनल खर्चा है। पर्सनल खर्चा है तो भैया ड्राइंग अकाउंट डेबिट करो, ड्राइंग में डेबिट होगा। पर्सनल उसके घर का खर्चा हम नहीं उठाएंगे, हम तो उसका नाम से डेबिट कर देंगे। हमने कहा भाई तेरे से पैसे लेने हैं 30,000 रुपए, डेबिट, हमने उसको डेबिट द रिसीवर मानते उसको डेबिट कर दिया। समझ गए, तो ये एंट्री आपकी इंपॉर्टेंट थी भाई। आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ 30,000, ये एंट्री आपको पता है, सैलरी अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये आप एंट्री कर लीजिएगा, ठीक है। ये आपकी इलस्ट्रेशन भी हो गई है। ट्वेंटी फिफ्थ इलस्ट्रेशन देखिए, इंपॉर्टेंट देखेंगे। परचेज गुड्स फॉर 1 लाख फ्रॉम मनोज एंड अवेल डिस्काउंट 10,000। हमने मनोज से 1 लाख रुपए का माल लिया है और उससे डिस्काउंट अवेल कर लिया है 10,000 का। सिंपल एंट्री होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू मनोज 90,000, बिकॉज वो ट्रेड डिस्काउंट की बात हो रही है, ठीक है ना, क्योंकि माल परचेज के टाइम डिस्काउंट की बात कर रहे हैं ना, तो ये जरूर कौन सा डिस्काउंट है, ये आपका ट्रेड डिस्काउंट, और ट्रेड डिस्काउंट लेस करके ही एंट्री करते हैं।
तो चलो ये एंट्री तो आपने कर ही ली वैसे, ठीक है जी। इसके बाद में पेड अमाउंट ड्यू टू मनोज बाय चेक, 90,000 का माल लिया था, 4500 डिस्काउंट ले लिया, ये आपका कैश डिस्काउंट की बात हो रही है। एंट्री हो जाएगी मनोज अकाउंट डेबिट 90,000 टू बैंक, आपका हो जाएगा 85,500 टू कैश डिस्काउंट रिसीव 4500 आ जाएगा। कैश पेड 5,000 टू देसाई, डिस्काउंट अलाउड बाय हिम 200। देखो भाई हमने देसाई को पेमेंट करी है ना, कितनी पेमेंट करी है 5,000, 200 से डिस्काउंट ले, जरूर 5200 रुपए देने थे, जरूर 5200 रुपए देने थे, 200 में डिस्काउंट मिल गया, 5,000 हमने इसको कैश पेमेंट कर दी। देसाई अकाउंट डेबिट 5200 टू कैश 5,000 टू डिस्काउंट रिसीव 200, ये आपका होमवर्क है। ऐसी एंट्री हमने पहले बहुत कर ली है, ये भी आपका होमवर्क है, बहुत कर ली ऐसी एंट्री। ये इंपॉर्टेंट एंट्री 12 तारीख वाली एंट्री इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो प्लीज क्या कह रहा है इस एंट्री में। सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोपराइटर ₹8,000 अगेंस्ट चेक। ध्यान से कंफ्यूज नहीं होना, पर्सनल कार, मालिक ने अपनी पर्सनल कार बेच दी 8,000 रुपए में, ठीक है 8,000 नहीं 80 कराना था वैसे तो, 8,000 तो बहुत कम रेट है, 80 जा रही है अभी, ये थोड़ा इसमें मिस्टेक है, इसको ठीक कर लो। मालिक ने अपनी पर्सनल कार 80,000 में बेच दी। जैसे मान लो कि मैं किसी बिजनेस का मालिक हूं, पर्सनल कार, मेरे घर पे कोई गाड़ी खड़ी है, मैंने किसी को 80,000 में बेच दी, उसने मुझे 80,000 का चेक दे दिया। क्या इतनी बात का मेरे बिजनेस से कोई मतलब है क्या? हम अकाउंट्स बिजनेस के बनाते हैं, बिजनेसमैन के नहीं बनाते। क्या मैंने बिजनेस में कोई चीज खरीदी बेची है क्या? नहीं खरीदी बेची, बिजनेस को तो कोई मतलब ही नहीं है। बिजनेसमैन अपने घर पर कोई संपत्ति बेच रहा है, किसी को बेच रहा है, उससे चेक मिल रहा है, हमें क्या मतलब है उससे? यहां तक हमें कोई मतलब नहीं था, पर हुआ क्या, विच वाज डिपोजिटेड इनटू द फर्म्स बैंक अकाउंट। फर्म मतलब बिजनेस, बिजनेस के बैंक अकाउंट में चेक जमा करवा दिया। विजुलाइज करना, मान लो मैं बिजनेस हूं, यहां ये बिजनेसमैन खड़ा है, मैं बिजनेस हूं, यहां ये बिजनेसमैन खड़ा है, बिजनेसमैन ने अपनी पर्सनल कोई एंट्री करी है, उसके पास 80,000 का चेक आया है, वो 80,000 का चेक बिजनेसमैन ने बिजनेस को दे दिया। तो बताओ भाई, बिजनेस के बैंक खाते में पैसे आए या नहीं आए? बैंक अकाउंट डेबिट में 80,000 आ गए, बिजनेस के अकाउंट में आ गए डेबिट द रिसीवर, बैंक ने रिसीव कर लिए। पैसा देने वाला कौन है? बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन के खाते का नाम क्या है? कैपिटल अकाउंट। हमें मतलब नहीं है बिजनेसमैन गाड़ी बेचकर लेके आया है, या घर की ज्वेलरी बेचकर लेके आया है, या कहीं डाका मार के लेके आया है, हमें नहीं पता। हमें तो ये पता है कि बिजनेसमैन ने बिजनेस को 80,000 रुपए दे दिए, तो वो कार बेची है, उससे वो कंफ्यूज कर रहे हो। सिंपल एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, आपने सिर्फ ये एंट्री करनी है, ठीक है, इंपॉर्टेंट था ये। आगे क्या लिख रहा है? सोल्ड पर्सनल कार ऑफ द प्रोपराइटर फॉर ₹1.5 लाख अगेंस्ट चेक विच वाज डिपॉजिटेड इनटू प्रोपराइटर्स पर्सनल बैंक अकाउंट। अब यही एंट्री एक अलग रूप में, इस बार एक गाड़ी और बेची बिजनेसमैन ने अपनी पर्सनल 1.5 लाख की, और पैसे मिले चेक से, और वो चेक बिजनेस के अकाउंट में जमा ही नहीं करवाया, वो चेक बिजनेसमैन ने अपने पर्सनल अकाउंट में जमा करवाया। हम अकाउंट्स किसके बना रहे हैं? हम अकाउंट्स बिजनेस के बना रहे हैं। बिजनेस को कुछ फर्क पड़ा इससे? बिजनेस के तो काम की एंट्री नहीं है, बिजनेस के पास तो कोई पैसा आया ही नहीं, वो तो पर्सनल काम करा है बिजनेसमैन ने, तो इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। 16 तारीख वाले की नो एंट्री, बुक्स में एंट्री नहीं होनी, बिकॉज ये पर्सनल एंट्री है उसकी। बिजनेसमैन ने अपने घर पे कोई एसेट बेची है, पैसा घर पे ही ले लिया, ठीक है। इसके आगे 20 तारीख वाली एंट्री देखते हैं। सोल्ड गुड्स टू गौरव costing 1 lakh at a profit of 40% and allowed him 10% trade discount and paid for cartage 3,000 not to be charged from him। देखो ध्यान से, आपने गौरव को 1 लाख रुपए का माल बेचा है 40% प्रॉफिट पर और 10% ट्रेड डिस्काउंट पर। आप पहले यहां तक की एंट्री करो, पहले यहां तक एंट्री करो, फिर हम आगे की बात करेंगे। क्वेश्चन है तो ये एंट्री तो सिंपल है, बस थोड़ी सी लेंथी एंट्री दे दी इसने, तो एक ही एंट्री में कई बातें बोल दी, इसलिए वो कंफ्यूजन हो सकती है। आराम से टुकड़ों में पढ़ेंगे इसको। सोल्ड गुड्स टू गौरव कॉस्टिंग ₹1 लाख एट ए प्रॉफिट ऑफ 40%, डिस्काउंट अलाउ किया 10%। हमने गौरव को माल बेचा है,
ठीक है, तो हमें तो ये देखना कितने में बेचा है बस। कॉस्टिंग इसने बोली 1 लाख, प्लस करो इसमें प्रॉफिट 40%, 40,000, ये हो गया 1,40,000। ट्रेड डिस्काउंट 10% है, लेस कर दो ट्रेड डिस्काउंट 10% मतलब 14,000। ये माल बेचा हमने 1,26,000। ये कितने की सेल है आपकी? 1,26,000 की सेल आ गई। समझ गए जी? तो एंट्री क्या होगी? हमने गौरव को माल बेच दिया, गौरव डेबिट टू सेल 1,26,000। ये तो माल बेच दिया। फिर कह रहा है कार्टेज के 3,000 रुपए दिए, नोट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम। हमने 3,000 रुपए का भाड़ा दिया है इसी माल पर और कहा पैसे उससे नहीं लेंगे, हम पर्सनल बियर करेंगे। अब इंपॉर्टेंट है, मैं आपको इसमें एक चीज समझाता हूं। पहले जगह बनानी पड़ेगी, पहले कुछ इरेज कर लेते हैं। देखो भाई, जब हम माल खरीद कर लेके आते हैं हमें कई बारी माल का भाड़ा देना पड़ता है, उसको बोलते हैं फ्रेट इनवर्ड। इनवर्ड मतलब जब माल आ रहा है, माल जब बिजनेस में आ रहा है तब भाड़ा दिया तो फ्रेट इनवर्ड कह दो या कैरिज इनवर्ड कह दो, एक ही बात है। कई बारी हम माल बेचते हैं तब माल की सेल की टर्म्स ये होती है कि भाई तेरे को माल देंगे, तेरे घर तक पहुंचा कर देंगे, तो उसको बोलते हैं फ्रेट आउटवर्ड या कैरिज आउटवर्ड। मतलब हमारे पास जो फ्रेट है वो परचेज का भी हो सकता है और सेल का भी हो सकता है। परचेज वाले को हम कैरिज वर्ड देते हैं, चलो एक ही बात है, कैरिज इनवर्ड, और सेल वाले को कैरिज आउटवर्ड। ठीक है, अब मैं सेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, सेल पर भाड़ा दिया है हमने गौरव को माल बेचा था, अभी गौरव नाम था ना शायद, हमने उसको माल बेचा था और उसका भाड़ा दिया है और हमने कहा भाड़े के पैसे भाई कौन देगा? भाड़े के पैसे हम ही देंगे, वो नहीं देगा। देखो गौरव अकाउंट डेबिट टू सेल, ये तो 1,26 का तो हमने उसे माल दे दिया, ये तो एंट्री हो गई, ये तो एंट्री हो गई। अब लिखा है कि 3,000 रुपए का कार्टेज दिया है, नोट टू बी चार्ज फ्रॉम हिम। देखो दिया हमने है कार्टेज तो टू कैश तो आएगा ही आएगा, टू कैश आ गया। हमने कहा उससे नहीं लेना, गौरव से नहीं लेना, हम खुद बियर करेंगे, तो हमारा खर्चा हो गया ना, सेल का खर्चा है, तो हमने नाम दे दिया इसको कैरिज आउटवर्ड। आप कार्टेज आउटवर्ड भी नाम दे सकते हो। 3,000 उससे नहीं लेना तो मतलब बिजनेस का खर्चा है, खर्चा डेबिट होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस। अगर हम कहते उससे लेना है, उससे लेना है तो जिससे लेना है उसको डेबिट कर दो, फिर हमारा खर्चा नहीं है, फिर हम गौरव को डेबिट कर देते। हम कहते गौरव से लेना है भाई, गौरव को डेबिट कर दो। समझ गए ना? डेबिट द रिसीवर, वो उसने माल को रिसीव किया है, खर्चे की पेमेंट भी वही करेगा, गौरव को डेबिट करो। ठीक है, 24 तारीख एंट्री देखो, प्लेस्ड एन ऑर्डर विद रुद्रा एंड कंपनी, 80,000 रुपए का माल है, 40% हमने क्या है अमाउंट उसको एडवांस दे दी। माल खरीदा नहीं है, ऑर्डर दिया है, माल खरीदा नहीं है, सिर्फ ऑर्डर दिया है रुद्रा एंड कंपनी को कि 80,000 रुपए का माल भेज देना। मान लो इतनी एंट्री होती, लिखा आता कि भाई रुद्रा एंड कंपनी को 80,000 रुपए का माल का ऑर्डर दिया, बताओ कोई एंट्री करोगे क्या? सोचो, दिमाग लगाओ कि रुद्रा एंड कंपनी को 80,000 रुपए माल का ऑर्डर दिया, कोई जनरल एंट्री करोगे क्या? मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, अकाउंट्स में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग होती है, लेन देन की रिकॉर्डिंग होती है। किसी को फोन कर दिया, भाई साहब 80,000 रुपए का माल का ऑर्डर दे रहे हैं आपको, क्या माल आ गया? नहीं आया। क्या पेमेंट कर दी? नहीं। तो लेन देन तो कोई हुआ ही नहीं, कोई एंट्री नहीं हुई। अगर सिर्फ इतनी बात होती कि 80,000 रुपए का माल का सिर्फ प्लेस किया है ऑर्डर, ना तो कोई माल का बिल आया है, ना माल आया है, ना कोई पेमेंट करी है, तो कोई एंट्री नहीं होगी, बिकॉज लेन देन ही नहीं हुआ।
लेकिन इस एंट्री में क्या कहा इसने कि एक चेक दिया है 40% अमाउंट का उसको एडवांस के तौर पर, साफ साफ लिखा है एडवांस के तौर पर। सारे माल का ऑर्डर है 80,000 और हमने उसका एडवांस दे दिया। माल नहीं लिया अभी तक, माल का बिल नहीं आया, बस 40% हमें रुद्रा एंड कंपनी को हमने एडवांस दे दिया, मतलब 32,000 रुपए। 40% 80,000 का 32,000 होता है, तो मतलब डेबिट द रिसीवर रुद्रा एंड कंपनी 32,000 और हमने चेक दिया है, एज्यूम करो तो टू बैंक 32,000। कैश दिया तो टू कैश आ जाएगा, एक ही बात है। रुद्रा एंड कंपनी टू बैंक, समझ में आ गया। यहां पर हमने क्या है, इसको चेक दिया था 32,000 का। बताओ कोई प्रॉब्लम? इंपॉर्टेंट है, देख लो। आपका मन करेगा परचेज अकाउंट डेबिट कर लें, परचेज कैसे करोगे भाई, माल आ गया तुम्हारे पास, माल तो खरीदा ही नहीं है, एडवांस चेक दिया है, तो एडवांस दिए तो उस पार्टी का नाम लिख दो, या तो लिख लो एडवांस अकाउंट डेबिट, या एडवांस टू रुद्रा एंड कंपनी, या रुद्रा एंड कंपनी नाम लिख दो, चाहे एक ही बात है, उसको डेबिट कर दिया। हाँ, कल को जब इससे माल आ जाएगा तब हम परचेज अकाउंट डेबिट टू रुद्रा एंड कंपनी कर देंगे। ओके, तो ये आपकी इलस्ट्रेशन थी जो हमने कर ली है। ये देखो, ये आपका होमवर्क है। इस एंट्री में, इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है, देखो क्या लिखा है, गिव द जनरल एंट्रीज कोरस्पॉन्डिंग टू द नरेशन गिवन बिलो। देखो नरेशन लिखा हुआ है, गुड्स ऑफ द लिस्ट प्राइस 5,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट है और 2% कैश डिस्काउंट है, ये एंट्री करो। तो ये एक तरह से क्वेश्चन दे रखा आपको, ये ट्रांजेक्शन दे रखी है आपको, ठीक है। ऊपर आपको एंट्री की जगह दे रखी है, यहाँ पर आपने एंट्री करनी है, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन आपका होमवर्क है, हालांकि इसका सोल्यूशन भी नीचे दिया हुआ है, ठीक है भाई। तो ये मैंने आपको मेन सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं, ये सारे क्वेश्चन आपने अब देखने हैं। इसके साथ ही हमारा जर्नल का चैप्टर कंप्लीट होता है। मैंने कोशिश की है कि मैं आपको हर टॉपिक करवाऊं, मैंने आपको हर टॉपिक करवाया है। तो कंसेप्चुअली हमारा जर्नल का चैप्टर यहां पर कंप्लीट होता है। लगभग हमने सभी चीजें कर ली है। हालांकि जीएसटी की एंट्रीज वगैरह वो चीजें बाकी है, पर जब हम वो जीएसटी के टॉपिक्स कर लेंगे पहले, उसके बाद हम उसके अकाउंटिंग की बात करेंगे। एडवांस में पहले अकाउंटिंग की बात नहीं करेंगे। अभी एक बार तो हम सिर्फ अकाउंट्स का सेक्शन करेंगे। ऐसा कोई भी अकाउंट्स का पार्ट जो किसी पर्टिकुलर जैसे जीएसटी या इनकम टैक्स से संबंधित है, वो हम पहले जीएसटी इनकम टैक्स करने के बाद में फिर दोबारा आएंगे अकाउंट्स के ऊपर और फिर वो टॉपिक्स भी कवर करेंगे। अभी तो अकाउंट्स का बेस बना रहे हैं आपका, समझ गए। तो इसके साथ हमारा जर्नल का कंसेप्चुअल पार्ट यहां पर कंप्लीट होता है। थैंक यू।